जनता सरकार मोर्चा के हमारे सहयात्रियों और बहुत ही सम्मान के योग्य यहाँ बैठे हैं हमारे कुमार प्रशांत जी, सत्य प्रकाश भारत जी, मेरे माता पिता दोनों साइडों में, मेरे गांववासी और तमाम नौजवान साथी, बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। और इस बात कि आप इस क्रांतिकारी कदम को उठाने से पहले हम लोगों को हौसला देने के लिए यहाँ आए हो। आप जो पीछे हैं, अगर आगे इधर आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, बढ़िया बात करते करते। अदरवाइज और लोग आ रहे हैं रास्ते में बारिश की वजह से, बाकी सब बढ़िया है। मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि हम लोग बात शुरू करेंगे और बच्चों से, क्योंकि इस भगत सिंह के इस शहीदी दिवस पर मुझे अगर कोई चीज याद आती है तो वो एक ही चीज याद आती है कि जब हम अपना मूल भूल जाते हैं तो रास्ता मिलना मुश्किल है। समाजवाद यानी कि पूंजीवाद के जाल में फंसकर जब हम काम करते हैं, और आज जो मुद्दा जनता सरकार मोर्चा ने उठाया है, एक बार आवाज इसमें ठीक है ना? मैं भी थोड़ा आवाज कम आ रहा है। चलिए देख लेंगे इसमें, ये बैठा। वो मेरी बोतल गाड़ी में रखी, बोले तो इसमें ठंडा है। जल, जंगल, जमीन और जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, ये कुछ शब्द हैं जिनको केंद्र में रखकर जनता सरकार मोर्चा ने अपना काम शुरू किया। गांव में गए, गांव के लोगों से रूबरू हुए, पास बैठकर एक एक घंटा, दो दो घंटा, चार चार घंटा बात की, और समस्याओं को जब गहराई से जाना तो एक बात समझ में आ गई कि अगर वाकई परिवर्तन करना है, शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, अगर हम लोगों को भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है, तो गांधी के स्वराज को साथ लेके चले बिना हम नहीं चल सकते। हमने देखा कि आज वही समस्या थी, गांधी को वही समस्या थी, भगत को वही समस्या है, हमको कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा पूरे देश के अंदर। और सबसे ज्यादा दुखी जो परिवार हैं वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित। समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, किससे मिलें। स्कूल के मास्टर जी बोल देंगे कि हमारे पास तो 8 घंटे आता है, बाकी समय तो आपके पास रहता है, हम क्या कर सकते हैं। आप कहोगे हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हम क्या करें उस बच्चे के साथ। हम आपको फीस दे रहे हैं, उससे बताइए, आप ज्ञानी लोग हैं, आप गुरु हैं, आपको सब पता होगा, हम क्या करें, हमें बताइए कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। ऊपर से वही गुरु आपको कामयाबी की डेफिनेशन ऐसी दे देते हैं कि भाई आईआईटी में एडमिशन होने को कामयाबी बोलते हैं, फर्स्ट आने को कामयाबी बोलते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन होना या किसी कोर्स में एडमिशन होना कामयाबी है। और पता चलता है कि यार वो जो लोग आईएएस की तैयारी करवाया करते थे, जिनके तैयार किए हुए 900 आईएएस संस्था पूरे देश के अंदर अलग अलग समय पर इस टाइम मौजूद हैं,
वो आदमी सुसाइड कर रहा है। जिसके घर में दोनों के दोनों काम करने वाले बड़े अफसर हैं, लाखों रुपया आता है, वो सुसाइड कर रहे हैं। जिनके पास पावर की कोई कमी नहीं है, उनके भी तलाक हो रहे हैं। जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसका भी नहीं भर रहा। सोचिए ना जरा, अब आप दुनिया के नंबर 1 बिलियनियर्स में, मिलीनियर्स में बड़े बड़े उद्योगपति भारत के रहे हैं ना टॉप पोजीशन पर। और अब भी आता है फोर्ब्स 500 की रिपोर्ट आई कि दुनिया के 500 अमीर आदमी ये, और उसमें पहले नंबर पर ये। और जब उसकी गतिविधियों को देखोगे तो वो पहले नंबर वाला भी भूखा मर रहा है। उसे भी और जमीन चाहिए, उसे भी और पैसा चाहिए, उसे भी और कंट्रोल चाहिए, उसको भी नहीं पूरा पड़ रहा। यानी सबसे ज्यादा जिसके पास है उसके लिए भी कम नहीं पड़ रहा। तो हमारे बच्चे के लिए कितना सफिशिएंट रहेगा, कभी सोचा है हमने? और जब आप लोगों ने देखा कि भाई 100 गज वाले में भी बात नहीं बन रही, 500 गज वाले में भी बात नहीं बन रही, 1000 गज वाला भी खुश नहीं है, बड़े बड़े फार्म हाउसेज वाला भी नहीं है, जिनके पूरे आइलैंड हैं वो भी ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं। एप्स्टीन आइलैंड का तो सुना होगा ना आपने, वो भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। फिर कहां जाकर रुकेंगे हम? और क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या इस पे हमने कभी विचार किया? ये बहुत बहुत गहरा विषय है, और इसीलिए इस पर काम करना हमने सबसे पहले ये सोचा कि इस पर काम करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है सबसे बड़ी, कि जब बच्चों पर काम करना शुरू करते हैं तो परिवार पर भी काम करना पड़ेगा। परिवार पर काम करना शुरू करोगे, पड़ोस को नहीं छोड़ सकते। पड़ोस पर काम करना चालू करोगे, गांव को नहीं इग्नोर कर सकते। गांव पर काम करना चालू करोगे तो पड़ोस के गांव को नहीं छोड़ सकते। जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं उस एरिया को नहीं छोड़ सकते। आप किसी जिले को, किसी राज्य को, किसी हिस्से को छोड़ ही नहीं सकते यदि हम अपने बच्चे पर काम करना चाहते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई पर बात करने लगो तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई जाने वाली 90% से ऊपर का मटेरियल इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मतलब लाइफ। बेसिकली आपका पूरा परिवार को बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाला सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में आपने देखा नहीं, ह्यूमैनिटीज में आर्ट लेकर हिस्ट्री से किस किस ने बीए पढ़ी है? हाथ खड़ा करो एक बार, जिसने बीए में हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, एक बार हैंड रेज करना जरा। इतने सारे लोगों ने हैंड रेज कर लिया। मुझे आप बताओगे, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो तो बताना, लेकिन मेरा तजुर्बा यह कहता है कि इतिहास में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक 7वीं क्लास से चालू होकर और फाइनल ईयर तक युद्धों के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। नहीं, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी युद्धों में गुजरी, तो तुमको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं हम। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध हुए, ऐसे जीते, ऐसे हारे। क्या किसी भी इतिहासकार के पास, किसी रणनीतिकार के पास, किसी सिलेबस बनाने के वाले के पास यह सिलेबस नहीं है क्या कि दुनिया में इतना अपराध होने से पहले सबसे कम अपराध किस वजह से हुआ करता था, सबसे कम नशा किस तरह से हुआ करता था, सबसे ज्यादा खुशहाल परिवार कैसे रहते होंगे, सबसे बेहतर बच्चे कैसे पलते होंगे, सबसे अच्छे नागरिक कैसे बनते होंगे, गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग कौन होंगे, कैसे होंगे, और वो क्या करते होंगे कि ऐसे नागरिक पैदा हो कि सही को सही कहा जा सके और गलत को गलत। लेकिन कहीं सिलेबस में नहीं है भाई, है क्या? किसी क्लास में पढ़ा आप लोगों ने? किसी क्लास में नहीं पढ़ा। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, और वो जो टीचर बैठा वो क्या सिखा रहा है? जिंदगी में काम आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता है, लेकिन एडमिशन के लिए तो यही पढ़ना पड़ेगा, नौकरी के लिए तो यही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, एडमिशन कहां पर,
किसी भी कॉलेज में। कितना, किस तरह का, पता तो करो। कभी सोचा आप लोगों ने? यह मंच मैंने इसलिए नहीं सजाया है कि कोई भाषण देना है। यह मंच पूरे समाज को, देश को एक संदेश देने के लिए सजाया है। यह मंच यहां बिठाया है कि ये लोग तो कम से कम इतने लोग तो हैं जो इस मुद्दे पर अपने घर से उठकर आ रहे हैं। यह मंच इसलिए बताया है कि और लोग भी हैं क्या हम जैसे सोचने वाले? अगर हैं तो और कोई है क्या इस मुद्दे पर बात करने वाला? है तो आओ बैठ करके बात करते हैं। क्या है मंच? मंच ये है कि हम लोगों को रिसर्च करना नहीं सिखाया गया, हम लोगों को नहीं बताया कितने प्रतिशत बच्चों के एडमिशन कंफर्म होने हैं, कितने प्रतिशत बच्चों का कंफर्म है नहीं होगा, कितने बच्चों को जॉब या नौकरी मिलने वाली है और कितनों को बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। एक बार इस पर कैलकुलेशन करते हैं। जो व्यवस्था आज इस टाइम 23 मार्च 2026 में है, उस व्यवस्था को यदि गौर से देख लिया जाए तो लगभग 2 करोड़ बच्चा पैदा होता है, जिसमें से मात्र 50 लाख बच्चा अलग अलग बोर्ड से 12वीं पास करता है। कितना बच्चा? 50 लाख एवरेज साल का। अगर 12वीं 50 लाख बच्चों ने पास कर ली तो मुझे एक मां बाप होने के नाते यह बताइए, इनमें से कितने बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए? कितने लोगों को मिलना चाहिए? 50 लाख को मिलना चाहिए कि 1 लाख को मिलना चाहिए? 50 लाख को तैयार हो। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, प्राइवेट, सरकारी, दूर दराज के, गांव के, शहर के, खाली पड़े भरे हुए टोटल कॉलेजेस में टोटल सीट 4 लाख हैं ग्रेजुएशन की, जिसमें आईआईटी भी आ गई, इंजीनियरिंग के छोटे कॉलेज भी आ गए और छोटे छोटे कॉलेजेस भी आ गए। बताइए जरा, कितने बच्चों का एडमिशन कंफर्म है नहीं होगा? बताइए। चलो 10 लाख सीट कर देते हैं, फिर कितनों का नहीं होगा? 40 लाख का नहीं होगा। 20 लाख कर देते हैं, फिर कितनों का नहीं होगा? मतलब कंफर्म है ना, नहीं होगा। इसके बाद मैं जब से पेरेंटिंग के काम पे जुटा हूं, जब से मैं लोगों को बताने चला हूं कि बच्चे पालने कैसे हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। एनडीआरआई हमारे यहाँ पर करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो गाय के, भैंस के बीज में तब्दीली करके वहाँ के जो साइंटिस्ट कहलाए जाने वाले राक्षस कंपनियों के दलाल, रॉकफेलर फाउंडेशन के एजेंट, वो केवल बीज में तब्दीली करके और हमारी नस्लों को खराब करने का काम कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि जानवर कैसे पालने हैं। एटलीस्ट चलो उन्होंने एक कोर्स खोला, वो बता रहे हैं कि घोड़ा कैसे पालना है, गाय कैसे पालनी है, सुअर कैसे पालना है, कुत्ता कैसे पालना है। लेकिन पूरे देश में बच्चा कैसे पालना है, इस पर कोई इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं। तो क्या इंसान का बच्चा सुअर के बच्चे से भी गया गुजरा हो गया? इनके हिसाब से तो, सिस्टम के हिसाब से तो ऐसा हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं, ये इंस्टीट्यूशन अपने हर घर में हुआ करते थे। जो अपनी ज्वाइंट फैमिली है ना, वो इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। जो संयुक्त परिवार है, जिसमें रिश्ते निभाने, डांट खानी, प्यार करना। आपने देखा होगा, मैंने ज्वाइंट फैमिली का कल्चर देखा है। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी होता है जिसका काम सिर्फ पीटना होता है, वो कुछ नहीं करता। वो जो छोटी गलती दिखे, बड़ी दिखे, बट टेकना होता है उसको। और एक ऐसा होता है जो कितनी बड़ी गलती हो उसने बस बाहों में भर लेना है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा देगा, मेरे पोते को, जिसको भी, कोई भी एक आदमी ऐसा होगा जो अनकंडीशनल प्यार करेगा। एक जो है वो ये काम करने पे लगा, एक तो वो देख रहा है बाकी सब बीच के हैं, इन दोनों के बीच के, कोई कभी डांट रहा है, कोई कभी प्यार कर रहा है, वो सब। तो वो एक्सट्रीम को देख लिया उसने, तो दुनिया में जो भी होगा उसको मंजूर है, वो तैयार हो रहा है वहां पूरे समाज के लिए। तो उन्होंने देखा कि भारत को खत्म करना है, तो भारत को खत्म करने के लिए भारत की मूल इकाई को खत्म करना पड़ेगा, और वो परिवार है। परिवार को खत्म कर दो, बाजार के लिए रास्ता ही रास्ता खुला है।
अगर एक परिवार है जिसके अंदर 10 लोग हैं, एक टेलीविजन सामने है, दादा बैठा है, पोता बैठा है और बाप बैठा है, मजाल है उस टेलीविजन के ऊपर एक भी गंदी अश्लील वीडियो या फोटो आ जाएगी, आ सकती है क्या? दादा उसी टाइम उठा करके फेंक देगा, उसे तोड़ देगा। वो आपको तकियानूसी लग सकता है, लेकिन वो उसको मालूम है कि बीज पड़ रहा है मेरे बच्चे के दिमाग में, मेरी अगली जनरेशन के दिमाग में गंदगी का बीज पड़ रहा है। उनके लिए वो कला हो सकती है, उनके लिए भांडों के लिए वो पैसा कमाने का रोजगार का रास्ता हो सकता है, लेकिन मेरा बच्चा जो इतना सा बैठा है उसे नहीं मालूम है अच्छा या बुरा क्या है। उसे तो लग रहा है कि उसको तो पढ़ाया गया है, उसको तो टीवी में दिखाया गया है, उसको तो हर ऐसे में, हर प्रस्ताव में लिखा गया है, पहली लाइन लिखी है, सिनेमा समाज का आईना होता है, ऐसा बताया ना आपको। तो बच्चा तो ये मान रहा है कि वो समाज का आईना है, यानी मेरे घर में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में तो हो ही रहा होगा, तभी इसमें आया है ये। अब जब उन्होंने देखा कि इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए पहला काम करना होगा परिवार को तोड़ना, और परिवार के मूल में क्या है? प्रेम है। वहां एक चीज है, घर के सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां क्योंकि सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर आदमी ये रास्ता ढूंढ रहा है कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो। बेस्ट ऑप्शन कि बीमार भी ना हो, बच्चा बीमार भी ना हो, किसी ना किसी को ज्यादा नॉलेज है, किसी को कम है, सब अपना शाम को बैठ करके या कभी ना कभी बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज खाने से नुकसान होता है, ये चीज पहनने से नुकसान होता है, ये करने से नुकसान होता है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? चलो ये नहीं कर सकता तो मैं कर लेता हूं, मैं नहीं कर लेता हूं तो पड़ोसी से करवा लेता हूं। इस तरह से हम चर्चा में शामिल होकर के अपने बच्चों के लिए बेस्ट देने की प्रोविजन कर सकते हैं। फिर इन्होंने देखा कि बाजार के लिए रास्ता बंद हो गया, तो परिवार को तोड़ो। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को पैसा दिया गया। क्या आपको मालूम है कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को मिलने वाला पैसा कहां से आता है? पता है क्या? उस प्रोग्राम का नाम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो यूनाइटेड नेशंस ने शुरू की थी, और उसका पर्पस था, और वो पैसा वहीं से आता है जो कि केंद्र की सरकार को रिटर्न नहीं करना होता, कर्जा नहीं है, वो सीधा पेमेंट है, यानी वो हमारे पड़ोस को किराए पर लेकर के और हमारे बच्चों को खराब करने के लिए डेटा इकट्ठा करने का काम करते हैं। परिवारों की पूरी जानकारी लिखते हैं, वहां पर 18 रजिस्टर होते हैं आंगनबाड़ी वर्कर के पास, और आशा वर्कर को बकायदा ड्यूटी दी गई है कि घर में एक भी स्वस्थ है तो पता करो उसको इंजेक्शन नहीं लगा था क्या, पता करो वो छोटा होते बचपन में इंजेक्शन नहीं लगा था क्या, वो ठीक ठाक कैसे 8-10 साल से हॉस्पिटल में क्यों नहीं गया वो। और इस बात का हमारे ना तो किसी को, अपने प्रतिनिधि को पता, ना माँ बाप को पता। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि लोग आपस में बात ना करें। बात ना करें तो क्या करें? उलझे रहें। किस में उलझे रहें? किसी भी चीज में उलझे रहो, किसी भी चीज में। तो अब आप क्या कर रहे हो? जितने लोग यहां बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया होगा इस पिछले कुछ सालों के भौंकने से, या अपने आप अकल होगी उनको, जैसा भी, मतलब आई डोंट क्लेम कि मेरी वजह से, लेकिन बात यह है कि बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार अपनी जिंदगी को आंख बंद करके रिवाइंड करके देखिए पिछले कुछ सालों का दौर, और मैं यहां बैठे हुए और दूर दराज में पूरे देश में बैठे लोगों से बात कर रहा हूं कि एक बार गौर करके देखिए कि जो आप करते हो वो हूबहू वही कर रहे हो या कुछ अलग हो रहा है। जरा देखिए, सुबह उठना, उठने के बाद पहला स्टेप आपका क्या रहता है? वही होता है क्या हर रोज? फिर उसके बाद का पहला स्टेप, फिर उसके बाद आपकी नौकरी पर जाने वाला या कहीं काम पर जाने वाला, और फिर उसके बाद उस नौकरी पर जो आपका बिहेवियर है, फिर जो आपसे जो लोग बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हो, जो आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो, जो आप अपने घर में अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे? अभी बात जो कहूँगा कि भाई
आप अपनी पत्नी से सेम बात के ऊपर सेम तरीके से पिछले 5-7 साल से लड़ रहे हो और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई ऐसा? 1 2 3 4 कुछ तो हैं, उठाते हुए डरते हो ना? कुछ नहीं कहेगी पत्नी, मैं गारंटी देता हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपकी जिंदगी को एक लूप में उन्होंने कैद कर दिया, लूप, कि आप उस लूप से निकलते हुए डर रहे हो। ये बात भी भगत बोला करते थे, भगत सिंह। वो कहा करते थे कि इस देश के लोग ना ऐसे फंस गए हैं एक लूप में, और बदलाव होने के डर से वो शहर उठते हैं, वो डर उठते हैं कि बदलाव हो गया तो कहीं ये जो कंफर्ट जोन है ये ना टूट जाए। वो कंफर्ट जोन को नहीं टूटने देना चाहते। तो वो जो बात मैं कह रहा था कि उन्होंने देखा कि बाजार के लिए रास्ता नहीं खुला है, तो माँ बाप को इस तरह से तैयार किया जाए कि ज़्यादातर लोग अपना घर छोड़ दें, ज़्यादातर लोग अपना परिवार छोड़ दें, ज़्यादातर लोग अपना काम धंधा छोड़ दें, पुश्तैनी काम छोड़ दें, कुदरती काम छोड़ दें, गांव से जोड़ने वाला काम छोड़ दें, और वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाएं, मूल जगह से। और कमाल की बात ये हमको समझ नहीं आया, ये सबसे कमाल की बात है, हमारी बुद्धि इतना भी नहीं बता रही हमको कि आपके गांव में पढ़ाने वाला मास्टर इनके गांव से आ रहा है, इनके गांव में पढ़ाने वाला उनके गांव से आ रहा है, उनके गांव का पढ़ाने वाला इस गांव से आ रहा है, इस गांव में पढ़ाने वाला ये, पढ़ाने वाला नहीं, हर काम करने वाला। आपके किसी भी इंस्टीट्यूशन में सिस्टम ये कहता है कि लोकल आदमी बेईमान है, वो काम करने लायक नहीं है, लेकिन वो लोकल आदमी बाहर जाकर काम करने के लायक है ना कमाल? और जो थोड़ा बहुत अक्लमंद आदमी है गांव में, वो 1 मिनट लगा रहा है। आइए डॉक्टर लोकेश बैठिए, बढ़िया। वो 1 मिनट भी लगा रहा है तो वो क्या कह रहा है? कि मैं अगर पढ़ाने लायक हूं तो मेरे गांव में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? सोचिए जरा। तो हमारे दिमाग में एक बात घुमाई कि जो यहां का लोकल आदमी होगा ना, वो ना अपने पर्सनल काम निकालने लग जाता है, वो पढ़ाने पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए उसकी ड्यूटी दूर देना ठीक होती है, और हम उस जस्टिफिकेशन को मान लेते हैं और फिर हम इस बात को अप्रूवल दे देते हैं, और समाज के इस कंसेंट के बाद में हम सब लोग एक विस्थापित शरणार्थी की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसको अपने गांव में, अपने घर में, अपने पड़ोस में कोई काम नहीं मिल रहा। गलत कि सही? सही हो रहा है? आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया, यहां 3 साल से कम उम्र के कितने लोग, कितने बच्चे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे जिनके बच्चे हैं 3 साल से कम उम्र के। 3 साल से कम उम्र के। मैं आकर इन लोगों से ये पूछने लगूं ना कि आपके 3 साल से कम उम्र के बच्चे में कितनी कमियां हैं, मुझे लिस्ट पे गिना के दे दीजिए, मुझे लिस्ट पर देख दीजिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी कमियां बता सकते हो आप? एक भी नहीं। 3 साल से कम के बच्चे में एक भी कमी नहीं गिना पा रहा माँ बाप। देखो कमाल की बात यह है, किसी का ऐसा भी है जो 18 से ऊपर का है? 18 से ऊपर का हाथ खड़ा करो। कितनी खूबियां गिना सकते हो अगर लिस्ट दो तो बनाने के लिए? खासियत नहीं, कमियां नहीं, खासियत, कि मेरे बच्चे में ये खासियत है जो बाकी बच्चों से अलग करती है, उसको बता सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कोई 2, कोई 3, कोई 4। और अगर मैं यही कहूं कि 20 से ऊपर के बच्चे की कमियां गिनानी है, बताओ ये क्या क्या गलतियां, क्या क्या गड़बड़ है, कितनी गिना सकते हो? अनगिनत है, अनगिनत। देखो काम का है ही नहीं है वो। नहीं, मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं आपसे ये?
कि एक बच्चा जब घर में पैदा हुआ, पूरे घर ने खुशियां मनाई, ढोल नगाड़े बजाए, रिश्तेदारों को बुलाया, फंक्शन हुआ, पूरा डिस्कशन का माहौल, त्योहार जैसा माहौल रहा। अचानक से वो बच्चा स्कूल में दाखिला लिया 3 साल के बाद। 3 साल तक कोई कमी पेरेंट्स को नजर नहीं आई। फिर एक फ्रस्ट्रेटेड मास्टर आया और उसने आपके बच्चे को उसकी कमियां बतानी चालू करी, नहीं? और फिर साल दर साल वो होता चला गया कि आपके बच्चे को की कमियां हर साल बढ़ती चली गई, नहीं बढ़ती चली गई? बताइए जरा। और वो इतनी बढ़ गई कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि आपके सिस्टम में ग्रेजुएशन करने के लिए 4 लाख सीटें हैं, तो 50 लाख बच्चों में से 40 लाख मां बाप अपने बच्चे को पूरी जिंदगी ये कहते हुए गुजार देंगे कि तुम थोड़े से और पढ़ लेते तो तुम्हारा ढंग के कॉलेज में एडमिशन हो जाता, नहीं? इसके बाद की बात बताता हूं मैं आपको। 4 लाख ग्रेजुएशन कर लिया तो कितने बच्चों को मास्टर्स में एडमिशन मिलना चाहिए? अगर वो पढ़ना चाहें तो कितनी सीटें होनी चाहिए? टोटल पूरे देश में 40,000 सीटें हैं मास्टर्स की। मतलब 4 लाख में से 36 लाख का एडमिशन कंफर्म है नहीं होना, और 4,000 पीएचडी की डिग्रियां, उतनी सीट हैं। उससे ऊपर आपका एडमिशन होना ही नहीं है। तो अगर वहां से चलेंगे 2 करोड़ से और 4,000 तक आएंगे तो आपके पास स्पेस ही नहीं है। फिर नौकरी की बारी आ जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में जब से नौकरियों के फार्म भरे, देखे, भरवाए और अब चर्चा करी, तब से लेकर मैं कैलकुलेट करके देखता हूं कितने बच्चों ने फार्म भरा, कितने बच्चों का एडमिशन होना था, यानी कितने बच्चों का सिलेक्शन होना था, यानी कितनी सीट हैं टोटल, सीट, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। कि सीट है, मान लो हमारे पास सीट है 1000 सीट। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ ना, यूपीएससी का पेपर हुआ, उसमें टोटल 956 या 958 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना। फॉर्म कितने बच्चों ने भरा था? 9,36,000 समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा था। यानी लगभग के लगभग आप 9 लाख और 900 का कैलकुलेशन भी करोगे ना तो आपको पता चलेगा 0.01% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। चाहे आप 15 घंटे पढ़ लो, चाहे 25 घंटे पढ़ लो, चाहे 50 घंटे पढ़ लो, अगर 956 सीट हैं तो 956 से ऊपर एक बच्चे का भर्ती नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब 956 को छोड़ करके बाकी सबके मां बाप ने अपने बच्चों को एक लाइन बोलनी है, तुम अगर थोड़ा सा और पढ़ लेते, तुम थोड़ी मेहनत कर लेते तो कामयाब हो जाते। नहीं? अर्थात हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चे को भेज रहे हैं जहां गारंटी है 0.01% से ज्यादा सिलेक्शन रेट नहीं है। ज्यादा ही करोगे बहुत ज्यादा सीट हो जाएंगी और फॉर्म बहुत कम बच्चे भरेंगे। तो की बात कह रहा हूं, ये तो मैं सबसे टफ एडमिशन की बात कर रहा हूं। अगर चपड़ासी का पेपर होगा तो 35 लाख फार्म भरे गए थे ना सर साहब, 35 लाख। मतलब सोच कर देखो आप, 35 और 28 30 लाख फॉर्म चपड़ासी के पेपर के लिए, भर्तियां 10,000 हो जाएंगी, वो 10 गुना हो जाएंगी तो क्या होगा। कैलकुलेशन कर कर देखना, पता चलेगा आपको कि भाई ज्यादा से ज्यादा 0.1%, 001 की जगह 0.1। मतलब ये है कि 100 में से 99.9 बच्चों के पेरेंट, यानी 1000 में से 999 बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बच्चे के ऊपर फेलियर का ठप्पा लगाना ही लगाना है। ये सिस्टम है हमारा। जिस सिस्टम में आपका बच्चा अभी पढ़ रहा है, जिस स्कूल में आपका बच्चा इस टाइम पढ़ रहा है ना, हर माँ बाप पीटीएम के ऊपर जब नंबर पूछता है तो एक बात पूछता है, कितने नंबर आए, कितना रैंक आया, गब्बर की तरह है, कितने नंबर है। वो बोलता है कि इतने नंबर हैं। कौन सा रैंक है? चौथा रैंक है। पहले नंबर पर कौन आया?
पहले नंबर पर सुमित सरपंच आया है, मान लो ये बोल देते हैं पहले नंबर पर आया, तो भाई फिर सुधीर क्यों नहीं आया? वो बोलेंगे तुम क्यों नहीं आए? मुझसे पूछेंगे मेरे घर वाले, क्यों? सुमित के ज्यादा पां लाग रहे, उसका बड़ा दिमाग है, वो गड़ा खाव है, उसके ज्यादा सिर है, उसमें ऐसी क्या खास बात है कि तुम क्यों नहीं आए फर्स्ट? मतलब आज तक कोई माँ बाप ये नहीं समझ पाया कि मेरे बच्चे को फर्स्ट आने के लिए पहली कंडीशन ये है कि मुझे किसी ना किसी के बच्चे को दूसरे नंबर पर लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, मतलब मुझे उसको धकेलना पड़ेगा तो मेरा बच्चा पहले नंबर पर आएगा। अरे तो इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हो भाई कि इस सीट पर सिर्फ एक आदमी बैठेगा? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर क्लास में 4 सेक्शन है तो मम्मी को चारों सेक्शनों में टॉप चाहिए। और अगर 10th क्लास में पूरा स्कूल टॉप कर लिया तो मम्मी की अगली डिमांड अगली बार डिस्ट्रिक्ट टॉप करने की हो जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया तो अगली डिमांड नेशनल स्टेट लेवल पे टॉप करने की हो जाएगी, पूरा बोर्ड टॉप करना है। उस टॉप के बाद है मम्मी को तो 100 में से 200 चाहिए। मेरा सवाल आप सब लोगों से एक है कि जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे हैं, जो समझदार हैं, जो आपसे पहले शहर में शिफ्ट हो गए, जो आपसे बेहतर कॉलेज का एक्सेस जिनके पास है, जो आपसे ज़्यादा अमीर हैं या पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, क्या उन्हीं के बच्चों को प्रिविलेज मिलना चाहिए या सबसे आखिरी पंक्ति में बच्चे बैठे हैं उनको भी बराबर मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए, ठीक है, बराबर मिलना चाहिए। क्या ये बराबर पोजीशन बाजार दे पाएगा आपको? सरकार दे पाएगी आपको? नेता दे पाएगा? कलेक्टर को बहुत चिंता है आपके बच्चे की, एसडीएम को बहुत चिंता है, काना को, तहसीलदार पटवारी को है, सरपंच को, मेंबरान को, जिला पार्षद को, ब्लॉक समिति को है, तो किसको है? हमने क्या किया? कुछ नहीं। और भैया ये तो लाला हरामदेव भी बोलता है कि करने से ही होगा, बोलता है कि नहीं? होगा करने से ही। किया हमने कुछ है नहीं, इसीलिए कुछ हो नहीं रहा। पैदा किस लिए किया था? इस दुनिया की दौड़ में दौड़ाने के लिए किया था या उसकी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए किया था? किसके लिए किया पैदा? पैदा ही क्यों होते हैं बच्चे? कभी सोचा इस विषय पर? पैदा ही क्यों होते हैं? हम पैदा ही क्यों करते हैं? हम पढ़ाते ही क्यों हैं? देखो एक बात समझिएगा, अगर आपने कुछ सोच समझकर पैदा नहीं किया तो फिर क्या पैदा हुआ आपको नहीं मालूम है। अब क्या पैदा हुआ उसका आपको मालूम नहीं, लेकिन आपको उसको कुछ बनाना है। क्या बनाना है? जो आप चाहते हो या जो आप ठीक समझते हो या जो आपका तजुर्बा है, जितना आपने सुना देखा उसके हिसाब से आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हो। क्या आपने ये कोशिश की कि वो बच्चा क्या है, किस लिए पैदा हुआ है, किस खासियत के साथ पैदा हुआ है, क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए? कभी सोचा? कभी किसी टीचर ने सोचा? हाँ जी हाँ, नहीं? कभी इस पर काम किया? काम भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, काम भी नहीं किया। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चे को वो बनाना चाह रहे हैं जो वो समझते हैं उनके लिए ठीक है। जबकि ये है, बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है, इसका मतलब आप केवल एक जरिया है उसको इस धरती पर लाने का। आपकी मलकियत नहीं है उसके ऊपर, आपकी जागीर नहीं है वो, आपका गुलाम नहीं है वो, आपके लिए पैदा नहीं हुआ है वो, आपके सपने पूरा करने के लिए नहीं बुरा हुआ है वो, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है वो।
वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए हुआ है, उसका अलग मकसद है, आपका अलग मकसद है। आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढोगे और एक सही माँ बाप होने के नाते आपका यह दायित्व बनता है कि यह पता करो उसकी जिंदगी का क्या मकसद है और वैसा माहौल बनाओ अपने समाज में कि वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर पाए। यह आपका मकसद है एक पेरेंट होने के नाते। लेकिन इस विषय पर चर्चा जीरो। कैसी पढ़ाई पढ़ानी है, चर्चा जीरो। समाज में कैसा नागरिक पैदा करना, कैसा नागरिक तैयार करना है, चर्चा जीरो। ना घर में बात हो रही है, ना पड़ोस में हो रही है, ना आपकी देहात में हो रही है, ना चौपाल में हो रही है, ना किसी बड़े मंच से हो रही है कि कैसे नागरिक बनाना चाह रहे हो और क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। जिस तरह से अभी चल रहे हो, यहां कन्फर्म 99.9% फेलियर है। अब एक रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 100% एम्प्लॉयमेंट हो? बताइए। यस, इट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज पर फोकस करना पड़ेगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जितने लोग भी समझ रहे हैं उनको यह समझना पड़ेगा कि भाई इस धरती पर आपकी ज़रूरत का सब कुछ अवेलेबल है। आपके लालच के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। लालच का तो कोई अंत है नहीं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो क्या हम ये बात मान करके कि भाई सबसे पहली चीज़ है बच्चे का पता लगे वो किस तरह का जीव है, कैसा उसका दिमाग है, परमात्मा ने किस तरह के काम करने के लिए उसे पैदा किया है, वो कहाँ खुश रहेगा, उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस किस में है, ये पता करके कि वो बच्चा क्या है, उसी दिशा में पूरा समाज मिलकर उसके लिए गांव में जमीन आधारित पूरे रोजगार की व्यवस्था तैयार करे, ये बेटर है या वो कंपनियों का गुलाम बन करके पूरा दिन दोबारा से एक और लूप में फंस जाए, वो बेटर है। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? हैं जी? 1। तो आपके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा काम किसको करना चाहिए? सिस्टम में किसको करना चाहिए? हमको करना चाहिए या कोई बाहर का आदमी करेगा? जैसे मुझे बहुत सारे लोग कह देते हैं, देवेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं उनसे ये पूछता हूं, मैं आगे बढ़ के जाऊंगा कहां? मुझे ये तो बता दो, मुझे आगे बढ़ के जाना कहां है? अरे भाई, अगर तुम साथ हो तो मैं क्यों आगे बढ़ूं? अगर तुम साथ हो तो हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे ना, है? नहीं समझे? साथ हैं तो साथ में आगे बढ़ेंगे, मैं क्यों आगे बढ़ूंगा? इसलिए हमने ये तय किया, क्योंकि मुझे मालूम है, देखो जब लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, जब लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं और आपकी तरह अपने घर से अपना तेल पानी समय फूंक कर आने लग जाते हैं, वो भी वर्किंग डे में, उस टाइम पर आदमी के अंदर एक अलग किस्म का कीड़ा पैदा होना शुरू होता है। वो कीड़ा मतलब दिखता है मुझे अंदर में, और हम उसे देखते हैं कि मान लीजिए ये कीड़े की मान करके और हम किसी ऐसी पोजीशन पर बैठ भी जाए जहां बहुत सारी चीजें हों करने के लिए, तो क्या हम कर पाएंगे? तो मालूम पड़ता है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे आपके हैं और उस पर काम ग्राउंड लेवल पर होना है, और ग्राउंड लेवल पर काम बिना समझ के नहीं होगा, और समझ एक दिन में नहीं आती है, समझ के लिए सालों साल लगते हैं, और कई बार तो ये समझ आने में मुझे मालूम है 14 साल लगते हैं, यही समझ। और इसीलिए मैंने ये देखा, मैंने ये सोचा कि सचमुच यदि हम समझ पर काम करना चाहते हैं तो भैया जब तक मैं ये कह रहा हूं, आज हम यहां से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे अपने टीम 1000 के लिए, और जब तक अपने गांव में हर माँ बाप तक ये बात नहीं चली जाएगी, तब तक ये मान के चलिएगा कि बदलाव संभव नहीं है।
हर माँ बाप का मतलब ये है कि आपको बात हर पेरेंट से करनी पड़ेगी। गांव में अगर 1000 घर हैं, उनमें अगर 2000 पेरेंट हैं, मम्मी और पापा, तो भैया आपको 2000 के 2000 से करनी पड़ेगी। क्योंकि नाव है ना, नाव, हमको अपने बच्चों को पार उतारना है। एक नाव में हम उसको बिठा रहे हैं, उस नाव में एक छोटा सा सुराख पूरी नाव को डुबोएगा। गांव में एक नशेड़ी अगली बार दूसरा नशेड़ी तैयार करेगा और उसके बाद पूरी नशेड़ियों की खेप तैयार करेगा। एक अपराधी पूरे गांव को अपराधी बनाने की दिशा में काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उन सब चीजों से लाभ हो रहा है। हम जैसे लोगों को नुकसान होता है ऐसा काम करने से। अगर आपसे पैसा ना मांगे तो हमारे कार्यक्रम नहीं होते, पैसा मांगे तो साला दान खा रहा है, लोगों के पैसे खा रहा है, अपना धंधा चला रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, ये पंगा। अगर किसी के लिए ना लड़े तो बोले कि ये तो मतलब अपना अपना देखता है, किसी के लिए लड़े तो ये बिना मतलब के पंगे लेता है। मतलब ये एक बड़ा पंगा है भाई, बहुत बड़ा पंगा है। और फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, किस के लिए लड़े? मान लो आप सारे मेरे परिवार का हिस्सा हो जाओ, अगर इधर इनके साथ दिक्कत हो रही है, इधर इनके साथ, इधर इनके साथ, इधर इनके साथ, बताओ मेरे पास जाने के लिए मतलब मैं किसके साथ लगूं? मैं कैसे तय करूंगा? मां कैसे तय करेगी कि अपने कौन से बच्चे का पक्ष ले? मुश्किल है बहुत ज्यादा। इसीलिए हमने ये तय किया कि यदि प्रोग्राम करना है, यदि इस तरह का कार्यक्रम करना है, तो जिस गांव में कार्यक्रम होगा वहां के लोग तैयार करने पड़ेंगे। मैं आपके गांव में आकर कुछ भी नहीं कर सकता, बीज बो सकता हूं, खाली बीज बो सकता हूं। मैं अपने गांव में भी नहीं कर सकता, मेरे गांव के लोग भी बैठे हैं यहां पर। मैं अपने, इसीलिए कोई भी कितना ही बड़ा नेता बन गया, कितना ही बड़ा कलेक्टर बन गया, कोई कितना ही मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, वो अपने गांव पर कभी काम नहीं कर पाया ना, कर भी नहीं पाएगा। वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गांव के लोग अपने गांव की तरक्की के लिए उस अपने पद पर बैठे आदमी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, मेरा फायदा हो जाए, गांव भाड़ में जाए, वो इस सोच के साथ काम करते हैं। इसीलिए बदलाव होता है शून्य। आखिर में ढाक के वही 3 बात। अपने बच्चों को समझाने पे लगे पड़े हो, उसके लिए ना स्कूल में कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो, ना उसके लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हो, ना उसको कोई स्किल सिखा रहे हो, ना उसको कुछ भी जीवन जीने की कोई कला दे रहे हो। घर बनाना उसे नहीं आता, अपना कपड़ा बनाना उसको नहीं आता, खेती करनी उसको नहीं आती, दूध दोना उसे नहीं आता, दूध से मक्खन निकालना उसको नहीं आता है, उसके बटन लग जाए वो तक उसको लगाना नहीं आ रहा है, खाना बनाना उसको नहीं आता है। जिंदगी जीने के लिए जितनी कलाएं हैं, जो कुछ भी हैं, कोई कला हम अपने बच्चे को दे नहीं रहे हैं। और एक मात्र वैसे बेवकूफों वाले काम में उसको लगा रखा है। बेवकूफों वाला काम में क्यों कहूंगा? देखो कमाल की बात, मिस्त्री घर बनाता है, मजदूर वहां पर आता है, मजदूर की दिहाड़ी कितनी है जी? 600 रुपया, 800 रुपया, यही है ना? हमारे सिसोदिया जी बताते हैं, वो क्या कहते होते हैं कि मजदूर आता है, मजदूर के पास आता है ना काम करने के लिए, तो मिस्त्री के पास, तो जो मजदूर है वो उससे सीखता है सार सीधा कैसे लगाना है, ईंटें कौन सी लेनी है, कैसे लगाना है। फिर तो पूरा दिन सीख के जाता है और शाम को फिर 800 रुपये 600 रुपये लेके भी जाता है। ठीक, थोड़े दिनों के बाद वो जो मजदूर होता है वही ठेकेदार बन जाता है, वही मिस्त्री बन जाता है कि नहीं बन जाता है? यानी देखो, पैसे भी लिए और सीखा भी। और अपन लोग क्या है, अपने बच्चे को भेज रहे हैं, बच्चा भी दे दिया, 25 साल खराब भी कर दिए, घर में रिश्ता भी खराब कर लिया, खूब धन दे करके, और उसके बाद बच्चे से 25 साल बाद पूछता हूं मैं, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे का फोन आता है मेरे पास कि मैंने बीटेक किया हुआ डॉक्टर साहब, कोई जॉब मिल सकती है क्या? मैंने कहा जी क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकती है, बताइए क्या स्किल है आपके पास? बोला स्किल का तो पता नहीं, पर मैंने बीटेक कर रखी है। अरे भाई बीटेक तो कर रखी, कर क्या सकते हो? बोला करना कुछ नहीं आता, सिखाओगे तो कर लूंगा। मंजिल डाली, सिखाओगे तो कर लूंगा। स्कूल ने क्या सिखाया, कॉलेज ने क्या सिखाया? कुछ नहीं सिखाया। बीटेक करिए आप में से किसी ने, हाथ खड़ा करिएगा जरा, ये जरा हाथ खड़ा कर रहे हैं बीटेक वाले, देखो
बीटेक करके फिर प्राइवेट कंपनी में नौकरी किस किसने करी? इन सब ने करी। अब मैं इनकी हकीकत बताता हूं बेचारों की, बीटेक वालों की ना। बीटेक वालों का हालत क्या है? इन्होंने, इनकी मम्मी पापाओं ने कोचिंग दी, इनको दिलाई, मेहनत करी इन्होंने, किसी पोजीशन पर पहुंच के इनका बीटेक में एडमिशन हुआ कॉलेज में। सोचा चलो इसमें नहीं हो, चलो इसमें हो जाए, कोई बात नहीं, वो कर लिया। डिग्री करी, डिग्री पे टाइम लगाने के बाद क्या हुआ एंड में मालूम है आपको? जब डिग्री करके अपने कागज लेके कंपनी में इंटरव्यू में लेकर के गए, और जब कंपनी में बंदों का सिलेक्शन हो गया, देखो सिलेक्शन होने के बाद फिर इनकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में एचआर आती है, एक लड़की या फिर कोई लड़का, और मोस्टली वो टकला होता है, और वो आता है ना ट्रेनिंग वाला, और वो ऐसे खड़ा होकर के वो सबसे पहले क्या कहता है? सुनो, जितने मर्जी नंबर आए हों, जिस मर्जी कॉलेज से हो, कुछ भी आता हो कुछ भी ना आता हो, सब भूल जाओ, अब हम सिखाएंगे करना क्या है। होता है जी? हाँ जी, बीटेक वालों हाथ खड़ा करके मेरे को समर्थन तो दे दो कि ठीक कह रहा हूं। ऐसा ही है ना? मतलब वो क्या कह रहे हैं? सब कुछ भूल जाओ जो आज तक सीखा है। तो भैया 25 साल झक मारने गए थे क्या? जब भूल कर ही कुछ करना है। एक हमारे साथी है, एसटीएल है, कुर्बान अली है क्या इधर? कुर्बान है क्या? बाहर है। उसने आईटीआई कर रखी है, और वो किसी वो कॉकरोच वाली चॉकलेट बनाने का काम करता है, ठीक है, और चॉकलेट वाली कंपनी में काम करता है वो। और वो बताता होता है, कहता है मैं जिस पोस्ट पे हूं ना, मैं वहां मेरे अंडर जो काम करने आते हैं वो एमटेक और पीएचडी और बीटेक करे हुए बंदे आते हैं। वो मतलब बीटेक करके आ जाते हैं, उनको कागजी ज्ञान तो है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए उनको गुरुजी मुझे ही बोलना पड़ता है। बात समझ आई आपको? अब बताइए, जीवन में इंपॉर्टेंट डिग्री है या समझ है? जरा गौर से बताइए, समझ है या डिग्री? समझ। नौकरी है या रोजगार? पैसा मिलना चाहिए कि काम मिलना चाहिए? पद ज्यादा कि इज्जत ज्यादा? इज्जत। तो इज्जत के लिए काम करना सिखाना है बच्चे को कि पद के लिए करना सिखाना है? इज्जत के लिए करोगे तो इज्जत सिर्फ एक चीज में मिलेगी, और वो है डिग्निटी और सच्चाई। तो सच बोलना सिखाया है कभी? अगर सच बोलना सिखा लोगे ना तो मास्टर का सिर फोड़ के आएगा बच्चा रोज की रोज। अगर सच बोलना सिखा दोगे तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, सारे टीचर पिटेंगे, सारे नेता पिटेंगे, सारे पुलिस वाले पिटेंगे, सारे डॉक्टर पिटेंगे, अगर सच बोलना सीख लिया तो। और इज्जत केवल सच से मिलेगी, केवल सच से। कोई दूसरी कोई चीज नहीं है जो आपको इज्जत दिला देगी, क्योंकि डिग्निटी से बोल पाओगे यहां खड़ा होकर के, मैं भीख मांग सकता हूं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समाज के लिए, मैं अपने घर में अपना कमाया हुआ पैसा मेरे बच्चों के लिए कमाता हूं। मैं सोसाइटी पे लगाने के लिए नहीं कमाता। सोसाइटी पे लगाऊंगा तो कल को प्रॉफिट चाहिएगा। अगर आज 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया तो कल को 10 करोड़ कमाने पड़ेंगे। मैं नहीं करता भाई ये काम, ना मैं समाज का पैसा अपने घर लेकर जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं यहां खड़ा होकर के दोबारा नहीं मांग पाऊंगा। एक बार 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कमा लूंगा, 100 करोड़ कमा लूंगा। अरे भैया मैं नहीं कमाना चाहता, मैं कमाना चाहता हूं 140 करोड़ लोगों से, सबसे रोज का 1 रुपया, 140 करोड़ रुपया रोज एक कमाना चाहता हूं मैं ये सब चीजों में नहीं पड़ता। इसलिए हम ये कहते हैं अपन छोटा खेल नहीं खेलेंगे, हम छोटा काम नहीं करेंगे, हम छोटी चीज पे बात नहीं करेंगे। हमको हर आदमी से, अभी मैं आपको बता देता हूं एक बड़ी चीज, 1000 लोग तैयार किए हमने, लोग तैयार किए थे 5000। मैंने अपने सभी साथियों को एक बात कही थी, 3 साल लगते हैं किसी भी आदमी को परखने के लिए। 3 साल में आप सबको मेरा पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूं, मुझे आपका पता चल जाएगा साथ में काम करते हुए कितने पानी में हो। जिन्होंने अपने समाज पर काम किया है, जिन पर हमने भरोसा किया या जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमने 1000 लोगों की लिस्ट तैयार की है। हमारी पहली लिस्ट है ये 140 करोड़ लोगों में से
1000 लोग जो जनता सरकार मोर्चा की नींव बनने वाले हैं, इन 1000 लोगों के बच्चों को हम इस सच्चाई वाले रास्ते पर चलने के लिए तैयार करेंगे। ये हमारा पहला कदम है। इन 1000 लोगों की अभी मीटिंग होनी है। उनमें से 3, 4, 5 जितने हैं वो निकलने हैं। 945 लोग अभी फाइनल है। 55 लोगों की लिस्ट अभी बननी, लिस्ट पड़ी है लंबी, उसमें से छांटने हैं, इधर से निकालने हैं। जिस दिन 1000 लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं 1000 लोगों की एक कॉल होती है। हमने ये प्लान किया है, मतलब इस चीज को समझिएगा बहुत गहराई से समझने के लिए, कि 1000 लोगों को अपने समाज में, अपने घरों में, अपने गांव पर काम करना है। मेरे लिए काम नहीं करना, मेरे परिवार के लिए काम नहीं करना, मेरे बिजनेस के लिए काम नहीं करना, किसी के लिए नहीं करना, केवल अपने गांव पर काम करना है। और कुछ लोगों ने इनमें से इतना जबरदस्त काम किया है, जिनको 3 साल पहले मुझ पर यकीन हो गया था, जिन्होंने 20 साल से मैं जो काम कर रहा हूं, अगर मैं उसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो ऐसा लगेगा जैसे वो देवेंद्र ने किया है। मैं अपना काम आपको नहीं दिखाना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक कोई टेस्टिमोनियल नहीं डाला है। 2-2 साल की वेटिंग हुआ करती थी मेरी अपॉइंटमेंट के लिए। मैं तब वो सब सारा कुछ सिस्टम छोड़ के निकला, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि समझाने पर कोई नहीं काम कर रहा, बहकाने पर कर रहे हैं। सबको फटाफट 2 घंटे की रैली खत्म करनी है, सबको फटाफट लोगों को बहकाना है, सबको भीड़ इकट्ठी करके दिखानी है। हमको नहीं करनी है भैया। हमारे पास 4 लोग होंगे ना, हम 4 से शुरू करेंगे। 4 में से 3 रूट जाएंगे ना, तो जो समझ लिया वो अपने गांव पे काम करो, 1 रह जाएगा, 1 को लेके काम करेंगे। फिर 1 से 10 आ जाएंगे, 10 से 6 आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम चौधरी देवीलाल की उस बात को यहां सिरे से और स्टेज से मैं नकारता हूं कि लोग बहकाए जाते हैं। नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं था, तुमको देश लूटना होगा, तुमने देश बर्बाद करना होगा, तो तुमने लोगों को बहका करके राजगद्दी पाली। हमको ना राजगद्दी पानी है, हमको ना बिजनेस करना है, इसलिए हम लोगों को नहीं बहकाएंगे, केवल समझाएंगे। समझने के बाद वो जो करे अपने आप करें। जिस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी, उस दिन चीजें अपने आप ठीक होना चालू हो जाएगा। बात क्या समझनी है? बच्चे को क्या समझना है, माँ बाप को क्या समझना है, सिस्टम क्या है, ये नौकर क्या है, इनका रोल क्या है, हमको अपने बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था चलनी है। अगर वो नहीं है तो बनाएंगे ना भाई। अगर वो व्यवस्था नहीं है तो वैसी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन ये बात समझ में आ गई है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बात मुझे बहुत क्लियर समझ में आ गई है। जो सिस्टम में बैठा है वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। आप पूरी जिंदगी डिमांड मांगते रहोगे। हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है, हमारे यहां अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, हमारे यहां पर ये ठीक नहीं है, हमारे यहां पर ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को किसी आदमी ने, किसी संस्था ने यह सिखा दिया कि आपका भला कोई सिस्टम कर सकता है, कि आपका भला कोई नेता कर सकता है, या आपका भला कोई पार्टी कर सकती है, या आपका भला सत्ता में जाकर हो सकता है। ये आपको किसी ने बता दिया और आपने मान लिया कि भला करना, अच्छा करना उनका काम है। और हम ये भूल गए कि ये उनका काम नहीं है भाई। उनके पास समय नहीं है। आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय मेरे पास, किसी के, मेरे छोड़िए यार, आपके पास है क्या लोगों की प्रॉब्लम सुनने लगो? मैं आपका फोन नंबर देता हूं जनता सरकार मोर्चा के नाम पर, आज यहां से कॉल करता हूं कि जिनको प्रॉब्लम हो सुन लेना। सुन सकोगे क्या? सुन नहीं सकते। 2 सुनने के लिए लगा दोगे और कॉल आने लग जाएंगी, 4 लगाओगे और आ जाएंगी, 10 लगाओगे और आ जाएंगे, 50 लगाओगे और आ जाएंगी, 50,000 सुनने वाले लगा दोगे तो रोज शाम को 8 बजे वैसे ही पौवा मार के कॉल करने वाले आ जाएंगे। फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए आपका भला आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपके बच्चे का भला आपके बच्चे के अलावा कोई नहीं कर सकता। आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मतलब यह हो गया कि हमने अपने बच्चे को अपना भला करने के लायक बनाना है, ना कि उसके लिए सुरक्षा का चक्र घेरा बनाकर उसको कुछ करने ही नहीं दे।
हमको उसको सुरक्षा प्रदान अवश्य करनी है, उसको कोई नुकसान ना हो ये अवश्य ध्यान देना है, परंतु लायक उसको बनाना पड़ेगा। जिस टाइम कोरोना चल रहा था ना, हॉस्टल में पढ़ता था मेरा बच्चा, तो मैंने उसको बिल्कुल स्पष्ट बोल के रखा था कि अगर टीचर जबरदस्ती टेस्ट करे या वैक्सीन लगाए ना, बेशक ईंट मार के सिर फाड़ दियो, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। डरना मतलब डरना नहीं है। सर्टिफिकेट के लिए जिंदगी नहीं देंगे हम, अपना शरीर ऐसे नहीं सौंपेंगे किसी भी चीज के लिए। सर्टिफिकेट मुझे डिफाइन नहीं करता है, मैं अभी आग लगा दूं सारे सर्टिफिकेटों को, क्या है? और हम लोग तो दोनों में अभी भी थे ही, बढ़िया वाली नौकरी और मास्टर वाली नौकरी, शाम को प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर सकते थे, कोचिंग सेंटर भी खोल सकते थे, ऑनलाइन पढ़ाता था यूके, यूएस, शिकागो, लंदन, वो भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। आज भी कोचिंग के लिए इनमें से कहूंगा आपके बच्चों को ऐसा ऐसा तैयार कर दूंगा तो कितने सारे एडमिशन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे एडमिशन बताओ जरा मेरे पास पढ़ाने के लिए, करेंगे ना? 1000 एक मानस तो कर ही देंगे। एक बच्चे की फीस 5 लाख रुपए है और सब दे देंगे। मैंने मजदूरी करने वाले आदमी की भी देखा, नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं कर सकते। हमने करके देख लिया चंडीगढ़ में, मैंने देखा कि इससे सिर्फ चंद लोगों का होगा और उन लोगों को कभी यह भरोसा नहीं होगा कि मेरा बच्चा लायक था। अरे आपका बच्चा लायक था तो ही तो कर पाया ना, आप समझ नहीं रहे। और जो बच्चा लायक नहीं है, ऐसे बच्चे को परमात्मा पैदा ही नहीं करता, वो पैदा ही नहीं हुआ जो नालायक है। लेकिन सिस्टम कह रहा है कि हम सब नालायक हैं। सिस्टम तो यही कह रहा है ना अपने को कि हम सब नालायक, पर हमको इस पूरे सिस्टम को यह बताना है कि नहीं, अब कुछ चुनिंदा लोग आए हैं। ये जो हमारी 1000 की लिस्ट होगी, मैं यहां पब्लिकली एक ऑफर आप लोगों को दे रहा हूं कि अगली लिस्ट ये तैयार करनी है अपने को। पहले ईमानदार 1000 लोग जो अपने अपने गांव पर काम करेंगे। कोई जबरदस्ती सिस्टम वाला कब्जा करवाने आ रहा है, किसी गरीब का घर लूटने आ रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, स्कूल में आंगनबाड़ी वर्कर किसी बच्चे को, आशा वर्कर किसी बच्चे को जबरदस्ती टीके लगा रही है, मास्टर जी किसी बच्चे को टीके लगा रहा है, अगर ऑनलाइन चढ़ाने की धमकी दे रहा है, अगर ऑनलाइन के बिना काम नहीं कर रहा है, तो भैया आप जैसे मर्जी संवैधानिक तरीके से, कुदरती तरीके से, किसी को मारना पीटना नहीं है, ठीक है? मैं नहीं कहूंगा ना स्टेज से, बाकी हो जाए तो मतलब मैं नहीं कहूंगा, मारना पीटना बिल्कुल नहीं है, पर मैं आपके गुस्से का चौकीदार बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है? रुक जा, इंकलाब नहीं पर रोक लो। पे ये जो लोग हैं, जो 1000 लोग, अगर ये सोसाइटी का काम करते हुए, अच्छा मुझे बताइए 100 रुपए ज्यादा होते हैं क्या? 100 रुपए महीना ज्यादा होता है क्या? नहीं होता है। तो यदि मैं ये कहूं कि अगर समाज का काम करते हुए इन 1000 लोगों में से कोई एक आदमी समाज के लिए लड़ते हुए जेल चला जाए, तो जेल से बाहर आने पर उसको 1 लाख रुपए की माला डाली जाए तो कैसा रहे? बढ़िया। यानी आपके 100 रुपए में 1 लाख बनता है कि नहीं? ये 1000 आदमी अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि जिसको भी हो जाए। अगर आप में जैसे सोनम वांगचुक के साथ किया उन्होंने, उनको बंद बाहर रहकर अलग कानून बनाने थे, वहां कलेक्टर सेट करना था, वहां अधिकारी सेट करने थे, वहां गेम बजाना था, सोनम वांगचुक के साथ वाले मैनेज करने थे, इसलिए सोनम को अंदर रखा। अंदर रखने के बाद में अब वहां से जब वो पता लग गया कि अब सोनम के आंदोलन को कैसे कैसे हम खा सकते हैं, वो सारी तैयारियां करने के बाद अब सोनम वांगचुक को बाहर कर दिया, ठीक है? यदि उस टाइम पर ये 1000 लोगों की टीम होती और सोनम जी हमारे होते 1000 लोगों की टीम में, तो भैया नहीं भी होते तो भी 100 रुपया महीना दे सकते हैं क्या? अगर एनएसए में, एनएसए जो ये कानून बना रखा है ना यूएपीए जैसा बहुत गंदा सा कानून, या कोई ऐसा कानून बना करके देशद्रोह के मामले में और आपको जमानत ना दे और 1 महीने से ज्यादा अगर अंदर रख रहे हैं, और इस तरह की कोई धाराएं लगा दी है समाज पर काम करने वालों पर, जो कि लगती हैं नॉर्मली 307 जैसी धाराएं, तो हर महीने हम लोग 100 रुपए देंगे, मतलब हर महीने 1 लाख रुपया महीना घर पहुंचता रहेगा। कैसा रहेगा? 100 रुपया ही तो लगना है। और हम टास्क देंगे अपने गांव पर काम करने वाले, अगर कोई पुलिस में काम करने वाला लो आदमी, अगर कोई सिस्टम में काम करने वाला आदमी, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई फौजी अपने सिस्टम के अंदर की कमियों को पब्लिक को बताता है
और अनुशासनहीनता में अगर उसको बाहर कर दिया जाता है तो 1 लाख रुपया महीना हम देंगे, यदि वो हमारे इस 1000 की टीम में शामिल है तो। ठीक है, अगर सिस्टम की कमियों को वो उखाड़ता है। हफ्ता 10 दिन अपने गांव पे काम करेंगे, गांव के ईमानदार लोगों को निकालेंगे। एक आदमी को, एक ईमानदार आदमी ढूंढने में कितना समय लगेगा है? अरे ढूंढ रखा है 3 साल पहले, कोई ईमानदार देख रखा होगा। आपकी लिस्ट में कितने कितने ईमानदार आदमी मिल सकते हैं? 100 ईमानदार मिल सकते हैं। हम कहेंगे उनमें से सबसे ईमानदार आदमी की लिस्ट बना करके, यदि हम जिस दिन 1000 की टीम फाइनल होती है, अगले हफ्ते में उनको 1000 लोग और ऐड करने हो तो कितना हफ्ता लगे? हो जाएगा 2000 लोग। एक हफ्ते में 2000 लोग। फिर ये हमारी जो इंश्योरेंस है ये मात्र 50 रुपए में हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये 2000 लोग अगर अपने समाज पर काम करते हुए अगर वहां से ईमानदार लोग निकालते हैं और मात्र एक आदमी निकालता है अगले हफ्ते में, तो अगले हफ्ते में हमारी संख्या कितनी होगी? 4000 लोग होगी। 4000 लोगों में हमारी यही जो इंश्योरेंस है 25 रुपए में हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरा टारगेट है कि हमारी ये इंश्योरेंस 1 रुपए में होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख लोग। अगर 1 लाख ईमानदार लोग, क्योंकि इस ताल कटोरा के बाद जब हमारा नेक्स्ट होगा तो IGI है हमारा यहाँ दिल्ली के अंदर सेमिनार के लिए, अगला 25,000 की स्ट्रेंथ है। जिस दिन वहां 25,000 इकट्ठे होते हैं उसके बाद अगला हमारा मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की 50,000 की स्ट्रेंथ है। आपने जिस दिन 50,000 स्टेडियम वो ईमानदार लोगों का भर दिया, जिस दिन वो गिने चुने लोग, ये सारे के सारे आपस के कांटेक्ट के लोग हैं, कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि भैया बुलाए हुए या मतलब पैसे दिए हुए। हमने किसी को कोई लालच देकर यहाँ नहीं बुलाया। अब आप सोच कर देखिए, सिस्टम में फंसा आदमी है। अब हो गया आपके ऊपर। हमारे कुछ साथियों को अभी पीछे पलवल पुलिस ने जेल में डाला था, 20 साथियों को। उससे पहले कुछ साथियों को इधर फतेहाबाद में, इधर ये लोग बैठे हुए हैं संधू साहब, इधर इनको डाला था। अगर हमारे पास सिस्टम बना होता तो ना तो इनको वकील का खर्चा इनके घर से लगना था है, और जेल जाने के बाद अगर सारे लोग मिलकर के लाख रुपया देते हैं तो कौन काम करेगा? बेरोजगार आदमी। 10 महीने की तो तनख्वाह होगी जो 10,000 रुपये में नौकरी करता है। हो नहीं गई क्या? अपने समाज के लिए काम करो, सर्टिफिकेट समाज अपने आप दे देगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि भैया आप अपने समाज पर काम करो, हम काम करते हैं तुम्हारे बच्चों पर। तो इन्हें 1000 लोगों के बच्चों की गारंटी हमारा शिष्य कुल लेगा, जिस पर यात्रा हम इस साल शुरू करने वाले हैं कि तुम्हारे बच्चों की गारंटी हम ले रहे हैं, तुम अपने समाज को संभालो। पॉसिबल है? लोग होंगे ना, समझ होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने एक यात्रा शुरू करनी है। यात्रा शुरू करेंगे, पूरे हरियाणा के हर गांव तक जाएंगे हम। हर गांव मतलब जिस जगह पर हम हैं आसपास के 10 गांव में इनविटेशन दे करके वहां बुलाएंगे। हर गांव से 2 बच्चे लेने हैं, 2 बच्चे। हमारे पूरे हरियाणा में 6713 गांव हैं, हम 7000 गांव मानकर चल रहे हैं। 14,000 बच्चों से एक शिष्य कुल शुरू करेंगे और अगले इस साल उस पर शुरू करना है काम, और अगले साल के एंड तक वो तैयार कर देना है। ये टारगेट हमने लिया 14,000 बच्चों से। शिष्य कुल की खासियत क्या है? शिष्य कुल की खासियत ये है, जो बच्चा वहां पढ़ेगा, जो 12वीं छोड़कर चला जाएगा, 12वीं में पास करके या ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल का बहुत बड़े लेवल का बनेगा, उसको छोड़कर जब जाएगा तो वो निकल जाएगा। जिस दिन वो दाखला लेगा वो बच्चा उस इंस्टीट्यूशन का मालिक होगा। 14,000 के 14,000 बच्चे मालिकाना हक रखेंगे उस इंस्टीट्यूशन का, जिसको ना कभी कोई संस्था एडिड बना पाएगी,
जिसको ना कोई सरकार कभी भी सरकारी बना पाएगी। जो समाज का होगा, समाज जाग रहा होगा, समाज काम करेगा तो इंस्टीट्यूशन चलेगा, नहीं तो खंडर हो जाएगा। पुरानी बहुत सारी संस्थाएं खंडर हो गई हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सिस्टम को नहीं देंगे हम, वो बच्चों का मालिकाना हक रहेगा। और उस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या रहेगी कि भैया हर बच्चा जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ेगा, हर बच्चे को 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन देना और समाज में स्थापित करना, इसकी गारंटी संस्थान की होगी। माँ बाप ने उसके लिए कुछ नहीं करना, बच्चे के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन माँ बाप ने करना है अपने गांव के लिए। अपने गांव के लिए तो कर सकता है, कर सकता है ना। 800 घरों पे हमने 2 बच्चे लेने का प्लान किया। 800 घरों पे 2 बच्चे, यानी 1000 पे 1 बच्चा। वैसे भी आज का यही ट्रेंड है ना, पास परसेंटेज क्या है, 1000 में 1 यानी 0.1%। हमारा बच्चा जहां कंपटीशन में जाएगा उसी का सिलेक्शन होएगा, टेंशन खत्म। हमने अब प्रैक्टिकल करके देखा। अब आप हम एक बात बता रहे हैं कि जो 4 माँ बाप बाहर होंगे उनके बच्चों को हम संभाल रहे हैं। 4 जने बाहर हैं, वो 4 जने क्या अपने दिन का, अपने जीवन का 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को समाज को दे सकते हैं? बताइए जरा, दे सकते हैं? यानी डेली के 2 घरों को वो समझा सकते हैं पूरी कहानी, पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी कॉन्स्पिरेसी, क्या षड्यंत्र है आपके बच्चे के पैदा होने में, उसको वैक्सीनेशन लगने में, इतिहास पढ़ाने में, भूगोल पढ़ाने में, मैथमेटिक्स पढ़ाने में, पूरा खेल अगर समझ में आता है। हम डेली अगर 2 घर संभालते हैं एक पेरेंट, तो 4 पेरेंट कितने घर संभालेंगे? 8 घर डेली करते हैं तो 800 घर कितने दिनों में? 800 घर कितने दिनों में? 100 दिनों में। यानी कि 1 साल से पहले हरियाणा के हर गांव के हर घर में जागरण का ये लेवल जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बताइए ना। पहले तो भैया इमेजिन करना पड़ेगा ये हो सकता है, क्योंकि ये करने निकले, छोटा काम करने नहीं निकले। छोटा काम करते तो कर ही रहे थे। और पावर, पॉलिटिक्स, पैसा, ये सब देख लिया, इससे कुछ नहीं मिलता। जो इस वक्त मिल रहा है उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, और उससे कम में काम बनेगा नहीं। तो ये काम अपना रुकने वाला नहीं है। जिसको आना है आइए। 100 लोगों से शुरू करेंगे, 1000 तक जाएंगे, 1000 से शुरू करेंगे 1 लाख तक जाएंगे, और 1 लाख से शुरू करके 7 लाख तक, और 7 लाख से 14 लाख तक, और 14 लाख से 1,40,00,000 तक हम जाएंगे ही जाएंगे। कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और अगर हम इस जीवन में नहीं जा पाए तो रास्ता बना जाएंगे, इतने लोग खड़े कर जाएंगे। आज मैं आपको यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में यहाँ जो बुलाए गए हैं, बाहर गैलरी में हमारे कुछ कलाकार हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। मैंने जिन बच्चों को तैयार किया उनमें से एक भी बच्चा मैंने यहाँ नहीं बुलाया हुआ। जिन बच्चों को माँ बाप ने तैयार किया है, और उन लोगों ने जिनके गांव में कुछ भी नहीं है, जिनके गांव में कोई सुविधा नहीं है, जिनको पहले अंदाजा भी नहीं था कि हमारे बच्चों के अंदर ये टैलेंट है, जिनको ये कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि हमारा बच्चा ये भी कर सकता है क्या, और वो भी 8-8 साल के, 10-10, 5-5 साल के, 3 मतलब 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा आपको मिलेगा जब हम यहाँ से आपको थोड़ा टाइम देंगे। तो आप उनकी कलाकृति देखिएगा, आप उनका काम देखिएगा। कहाँ है वर्मा जी? कहाँ है वर्मा जी? रेडी आप रेडी हैं? जिया और निष्का का डांस आपने देखा था? कथक देखा था आपने? किस किस ने देखा? पसंद किस किस को आया? अब मैं आपको बताऊं, 9 के घर में म्यूजिक का माहौल, 9 ने टीवी घर में रखा हुआ, कोई घर में म्यूजिक नहीं बजाता, कोई घर में डांसर नहीं, कोई कुछ नहीं आता। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लेके जाता है बंदा, अपने घर से लेके जाता है। 100 किलोमीटर आना जाना होता है, एक विजिट का 500 रुपया खर्च करता है।
मैं उसको ये कहता हूं, अरे तुम 5 पेरेंट होते, 10 पेरेंट, 15 पेरेंट होते इसी टाइप के, तो उस मास्टर जी को गांव में ही ना बुला लेते क्या? नहीं बुला लेते ना? तो क्या हम मिल करके काम नहीं कर सकते अपने बच्चों पर? आप देखिए वो बच्चे कितने क्लासिकल डांस देखा आपने ना, और कितने दिन की मेहनत है उनकी मालूम है? मात्र 6 महीने की, मात्र 6 महीने की है। और जब वो टीचर देखता है उनको, क्या क्लास, क्या क्या बच्चे हैं, कहते हैं। अब अगर माँ बाप को सिर्फ उनको निखारने का तरीका पता चल जाए, अभी हम आपको कुछ बच्चे दिखाएंगे, आपके बच्चे तैयार हैं? बात कर लो। अभी हम आपको कुछ और बच्चे दिखाएंगे जिन्होंने मात्र 15 मिनट डेली काम किया, सिर्फ माँ बाप ने अपने बच्चों पर। कितने मिनट? 15 मिनट। तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार ये इतना ड्रास्टिक चेंज इन बच्चों में कैसे हो सकता है। और मैं ये कहता हूं कि जो सिलेबस है, मैंने पढ़ाया है, मेरे पास 2-2 साल की एडवांस बुकिंग इसलिए नहीं होती थी कि मैं कोई बहुत फेमस आदमी था। मैं ऐसा टीचर हूं, माँ बाप से लिखवा के लेता हूं कि तुमको अपने बच्चे के दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है, लिख कर दे दो, 2 महीने में वैसा बच्चा मिल जाएगा। 2 महीने में वैसा बच्चा हम तैयार करके दे दिया करते थे। और मैंने ये कैलकुलेट किया, जब इस पर काम करके देखा, 10वीं तक का सिलेबस अगर बच्चे को लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना सही से आता है, ये 4 स्किल अगर उसकी हैं, और जोड़, घटा, गुना, भाग अगर सिर्फ इतना आता है अच्छे से और कुछ भी नहीं आता है, तो 10वीं तक का सिलेबस मात्र 6 महीने का है, सिर्फ 6 महीने का। इस 10वीं तक के सिलेबस पर आपके बच्चे के 13 साल, नर्सरी, LKG, UKG और उसके बाद पहली से लेकर 10वीं तक 13 साल बर्बाद किए जाते हैं। आपके बच्चे को सिर्फ ट्रैवलिंग 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 के लिए कोचिंग, ट्रैवलिंग, मोबाइल, टीवी, सिर्फ ये दे करके बर्बाद किया जा रहा है। सिस्टम को मालूम है कि टीवी का आपके बच्चे पर क्या असर होना है। कहां है मोबाइल? मोबाइल वाला वो कागज था, मेरे साथियों के पास था। ये हमारे गिरधारी ताऊ हैं राजस्थान से, सॉरी गुजरात से। उन्होंने ये रिकॉर्ड रखा हुआ है अपने पास। ये ना मालूम है, ये अखबार की कटिंग है। ये कटिंग उन्होंने 2008 से रखी हुई है। 15 जून 2008 का राजस्थान पत्रिका का ये अखबार उन्होंने बड़ा करके, एनलार्ज करके और इसको लेमिनेट करवाया। वो आदमी के पास अपनी भारत की आज़ादी के, इन अंग्रेज़ों को निकालने के और पूरी व्यवस्था के दस्तावेज हैं सारे के सारे, लैंड रेवेन्यू रूल से लेकर के दूसरे रूल जिनका हम जिक्र करते हैं। मैं और वो आदमी इसको लेकर के घूम रहा है कि कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई बता नहीं रहा। मैंने जब इसको देखा, उस टाइम 2008 में मोबाइल किस किस के पास था? हाथ खड़ा करो। 2008 में मैं आपको बताऊं, टच वाला फोन नहीं आया था। टच वाले फोन के तो और घातक परिणाम होते हैं। उस टाइम पर 5G नहीं था, 4G नहीं था, 6G नहीं था, 3G था, 2G था। 2010 में स्टडी हुई थी, उससे पहले एक स्टडी ये हुई थी 2008 की। ये 2008 की स्टडी है जब 2G था, यानी उसके बाद 3G, 4G, 5G और 6G आ गया है। ये स्टडी के अंदर, इस स्टडी के रिसर्च क्या कहते हैं कि अगर आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगातार सिर में दर्द हो सकता है, नौजिया जैसी फीलिंग आ सकती है। इसकी रिसर्च कहती है कि 15 साल से इस पर विवाद चल रहा है कि कैंसर का इस्तेमाल करने वालों, मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों को कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसी में यह लिखा हुआ है कि कानों के अंदर जो घंटियां गूंजती रहती है और आपको अननेसेसरी की आपकी वाइब्रेशंस खराब होती हैं, वो इस मोबाइल की वजह से है। और 4000 लोगों पर 5 साल से अध्ययन के बाद बात किया कि प्रजनन क्षमता घटने का खतरा है। ये 2008 की 2G के मोबाइल के नुकसान थे, जिनमें 5000 लोगों पर स्टडी थी। उसके बाद सिस्टम ने कोई स्टडी नहीं की। जानते हो आप? ये लो, सिस्टम ने इसके बाद आपको कोई स्टडी लाके नहीं दी कि मोबाइल का क्या क्या इस्तेमाल है। और वो मोबाइल आपने अपने बच्चों को अपने हाथों में दे रखा है।
है ना? हमारे हर आदमी की जेब में है वो, हर आदमी के यहां पॉकेट में है, यहां पर। ना हमको किसी ने बताया आज तक कि ह्यूमन बॉडी असलियत में क्या है, आदमी का शरीर क्या है, मालूम है आपको? क्या सोचा आपने कि ये बायोलॉजिकल मशीन है? क्या सोचते हो ये कोई मशीन है? दिल क्या काम करता है मालूम है आपको? हार्ट। बताइए जरा, खुल के बताइए एक बार, मैं बताता हूं आपको। ब्लड पंपिंग करता है। और क्या सोचते हो? एक्चुअली हमारा हार्ट पंप नहीं करता है, ये हमको झूठ बहकाया गया है। पूरा मेडिकल साइंस हमसे झूठ बोलता है। हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे नैनो सेल से बना है। सेल सुना है ना? सेल क्या मानते हो आप? सेल क्या होता है? आप समझते हो कोशिका, मैं कह रहा हूं एक्चुअली सेल, बैटरी वाला सेल। जो हमारा कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और वो सारे सेल आपस में मिलकर हमारे शरीर को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाते हैं। ऐसा अप्लायंस जो आज के टाइम पर इस पर रिसर्च भी हो चुकी है, और मैं पुराने अध्ययन पे बात कर रहा हूं, जो आपसे बात कर रहा हूं, कि आज वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपकी बॉडी में इंप्लांट कर दी जाए तो बाहर से कोई आपको चार्जिंग की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी उसको चार्ज कर सकती है। इसका मतलब बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और आपको मालूम पड़े कि हमारा हार्ट बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। ये जनरेटर है, बिजली का जनरेटर, और पूरा शरीर ईएमएफ पे चलता है। इस शरीर से किरणें, ये जो बॉडी है, ये जब इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो ये मैग्नेट बन जाता है, और जब ये मैग्नेट बन जाता है तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। हमारे लेफ्ट हिस्से से, ब्रेन के लेफ्ट हिस्से से मैग्नेटिक लाइंस एंटर करती हैं, और वो राइट हिस्से तक जाती हैं, पैरों तक, राइट हाथ में से और राइट पैर में से निकलती है, और फिर इधर से लेफ्ट पैर में से एंटर करती है और राइट सिर में से निकलती है। तो ये एक पूरा टॉरक्स बनता है। वो पूरा टॉरस एक पूरा सिस्टम है जो कि पूरा ब्रह्मांड जिस सिद्धांत पर चलता है। इसीलिए हमारे वेदों में भी जिक्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। वही चीज जो एग्जैक्ट ब्रह्मांड का सिस्टम है वो यहां पर है। कोई हार्ट पंप नहीं करता, अंदर सिस्टम उस टॉरक्स के इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो वैसे चलता है कॉन्टिन्यूअसली। और उसमें जो रुकावट है, जो हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन या क्लॉटिंग जैसी चीजें, वो शरीर के अंदर बाहर से डाले गए केमिकल्स होते हैं। शरीर अपने अंदर कुछ भी टॉक्सिक नहीं बनाता है, एकदम प्योर इलेक्ट्रिकल एक अप्लायंस है ये। और बाहर से डालने का तरीका सिर्फ दो हैं, या तो मुंह के जरिए खाना या फिर शरीर के में इंजेक्शन, और अब तीसरा और चौथा भी आ गया है, नेजल भी आ गया है। अब आप हवा के जरिए नैनो रोबोट्स भी लेकर जा रहे हैं। वो जो केमट्रेल चलते हैं ना, केमिकल जो ऊपर डाले जाते हैं, आपने देखा होगा 4 दिन पहले आसमान में वो थे केमिकल डाले। हमने कहा अब किसान की फसल बर्बाद करने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होकर बारिश होनी है। किसान की फसल जब बिल्कुल दाना एकदम बढ़िया तरीके से मूवमेंट पे थी, जहां जहां फसल थी सब बिछा दी। बड़े बड़े ओले, बड़े बड़े सिस्टम, हमको नहीं मालूम है क्योंकि हम लोग सोए हुए, क्योंकि हम लोग अपने लूप में फंसे हुए हैं। इस इंस्टीट्यूशन में, इस जनता सरकार मोर्चा में आज के इस सेमिनार का सबसे बड़ा मकसद मेरा एक है, सिर्फ एक, कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और कुछ नहीं करना चाहे मेरे कहने से, अगले 1 हफ्ते में कुछ भी ऐसा मत करना जो आप अपनी जिंदगी में रिपीट कर रहे थे। बस इस लूप को तोड़ दो, एक बारी लूप को तोड़ना है आपने, ये जिस लूप में फंसे थे। यानी अगर आप अपनी जिंदगी अपने पैसे के लिए जी रहे थे तो अब अपने बच्चों पर टाइम लगा दो। अगर आप अपने बच्चों पर ज्यादा समय लगा रहे थे कॉन्टिन्यूसली, तो अपने सोसाइटी पे लगा दो। अगर आप 24 घंटे सोसाइटी पर लगे हुए हो तो 1 हफ्ता अपने बच्चों पर लगा दो। अगर आप जो भी काम आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे पूरी लाइफ से, बस उससे हट करके कुछ भी 1 हफ्ते के लिए करके देखो, और आपको अपना शरीर, अपनी दुनिया, अपना सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लूप नहीं तोड़ पा रहे, आप अपनी गर्दन नहीं उठा पा रहे। आप जो सोचते हो आप उसी को परमानेंट मान बैठे हो। मैं जो सोच रहा हूं उसी को परमानेंट मान बैठा हूं। सबसे बड़ी गलती है ये।
ह्यूमन आंख की कैपेसिटी का पता है? आंख की कैपेसिटी का ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों को बहुत अहंकार रहता है अपने कामों पर, अपने ज्ञान पर। मैं आपके ज्ञान की और अपने ज्ञान की बात बता रहा हूं कि कितना ज्ञान हो सकता है हमको। ज्ञान होगा देख करके, सुन करके, है सूंघ कर, टच से, वो जो 5 ज्ञानेंद्रियां आपको बताई गई है। आपको पता नहीं है 15 इंद्रियां होती हैं, अगले सेमिनार में बताऊंगा, आपकी बात में बताता हूं। 15 इंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियां आपसे छुपाई गई, किसी ने नहीं बताया। और इन 5 इंद्रियों की कैपेसिटी और इसकी लिमिट बताता हूं मैं आपको। ह्यूमन आंख की जो कैपेसिटी है और कानों की कैपेसिटी के बारे में किसी को मालूम है कितने हर्ट्ज तक कान सुन सकते हैं? 22 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज आदमी का कान सुन सकता है। इससे कम की आवाज को इंफ्रासाउंड बोलते हैं और इससे ऊपर की साउंड को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। हम लोग अल्ट्रासाउंड नहीं सुन सकते हैं, लेकिन चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकती है, इंफ्रासाउंड भी सुन सकती है डॉल्फिन, और कुत्ता सुन सकता है उस आवाज को। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे कानों की लिमिट है कि साउंड का जो स्पेक्ट्रम है, इससे इधर और इससे इधर हम नहीं सुन सकते, उसी रेंज में सुन सकते हैं। ह्यूमन आई 7 रंग देख सकती है, 7 रंग विबग्योर, यानी जैसे इसी फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम में विबग्योर जो होता है वायलेट से लेकर रेड तक के 7 रंगों को देख सकती है। वायलेट से नीचे वाली जो लाइट है उसको नहीं देख सकते, जैसे अल्ट्रावायलेट अपन नहीं देख सकते। अल्ट्रावायलेट देख सकते हो क्या? नहीं दिखता आदमी के, इंसान इस आंख को नहीं दिखता इंसान वाली को, उसके लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं। और इधर से रेड से आगे इंफ्रारेड अभी नहीं देख सकते अपन। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड नहीं देख सकते ना, उससे इधर अल्ट्रावायलेट है, उससे उधर इंफ्रारेड है, रेड से उधर, इसको देखने की कैपेसिटी नहीं है। और अगर टोटल जो दिखने वाली जो लाइट है उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाए और इंसानी आंख की स्टडी की जाए तो आदमी की आंख पूरे स्पेक्ट्रम का मात्र 0.0034% ही देख सकती है। यानी जो ब्रह्मांड की शक्तियां या जो ब्रह्मांड का अस्तित्व है वो अगर आपके सामने अभी यहां पर भी हो, इस ताल कटोरा स्टेडियम में भी, तो भी आपकी आंख उसे नहीं देख पाएगी। उसका 0.0034% ही देख पाएगी, मतलब 99.96 है और 6 इतना पार्ट तो आपकी आंखों से ओझल ही रहेगा हमेशा। उसके लिए आपको तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, दूसरे नेत्र खोलने पड़ेंगे, इस नेत्र से नहीं दिखता वो। लेकिन वो हमको नहीं सिखाया गया। और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तीसरा नेत्र खुला हुआ पैदा होते हैं, हमको नहीं पता है। कुदरत ने उनके साथ डाउनलोडिंग करके भेजी है, जैसे मशीन से तार लगाकर डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं, तार लगाते हैं ना। तो जो ब्रह्मांड की जो ताकतें हैं जो मां की योनि के जरिए बच्चे के दिमाग में आती हैं, वो उसके साथ डाउनलोडिंग का तरीका होता है कि मां के साथ उसका बच्चा एक कोड के साथ जुड़ा होता है, एक तार के साथ, जिसको हम नाड़ बोलते हैं। वो डाउनलोडिंग की मशीन के साथ है, वो पूरे दिमाग का, और वो पूरे ब्रह्मांड की ताकत को लेके आता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसके कनेक्शन में वो सबसे ज्यादा, जब भी आदमी उस शक्तियों के साथ कनेक्ट होता है तो वो सोता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो मैक्सिमम टाइम सोता रहता है, नहीं पता। लेकिन हमको तो 2.5 साल के बच्चे को सोते हुए 5 बजे उठाना है ना, उठ उठ बस आ गई, बस आने वाली है ना, क्योंकि उसको रेस में पीछे छूट जाएगा। तो जो वो बच्चा बड़ा होकर देख सकता था, जो वो बच्चा समझ सकता था, जो बच्चा बोल सकता था, जो बच्चा सब कुछ जान सकता था या जानने की हिम्मत कर सकता था, या आपके साथ आंख में आंख मिलाकर बोल सकता था कि बापू तू गलत कर रहा है मेरे साथ, उस वक्त आपने उसकी वो बोलने की ताकत उसी टाइम छीन ली। और सिस्टम को ये पता था कि इनके बच्चों को 2.5 साल की उम्र में कचरे में डालना चालू कर दो, इनका सब कचरा बन जाएगा। और हम लोग सोए पड़े रहे और हम अपने अपने बच्चों को सत्यानाश मार लिया अपने हाथों से। मैं भी उनमें शामिल हूं। जब मुझे अकल आई तब मैंने देखा मैं भी यही करता था। मुझे अकल लेट आई, लेकिन मैंने सोचा कि अगली जनरेशन बचा लेते हैं भाई।
हमारा हो गया जो होना था, हमारे बच्चों का हमने कर लिया जो करना था, आज तक हमने जो करना था कर लिया। अब तो इस लूप को तोड़ लो, अब तो इस सिस्टम को तो अब तो समझने के लिए अपने बच्चों को अब तो वो चीज दे के देख लो, वो समझ जिसके लिए हम लोग निकले, वो समझ जो ना किताबों से मिलती है ना टीचर उसे सिखा सकता है, वो समझ जो कुदरत ने हर बच्चे हर इंसान को दी है, उसे सिर्फ सोचना सिखाना है। हमारी गड़बड़ क्या है, क्या सोचना है ये भी हम ही बताते हैं। नहीं बेटा दुनिया में ऐसे ही जीना होता है, नहीं बेटा रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं। क्यों होते हैं भाई ऐसे रिश्तेदार? भाई मैं जैसे जीना चाहता हूं, मेरे को मदद करनी चाहिए रिश्तेदारों को, या मैं उनके हिसाब से चलूं, या उनको मेरे हिसाब से चलना चाहिए? ज्यादा समझदार बड़ा समाज है ना, और बच्चा अभी छोटा है, समझदार कम है, तो समाज बच्चे के हिसाब से होना चाहिए या बच्चा समाज के हिसाब से होना चाहिए? अरे बताओ तो सही। बच्चे के हिसाब से समाज होना चाहिए, तो समाज को अपनी बलि देनी पड़ेगी ना बच्चे को ग्रो करने के लिए। और हम लोग बच्चों की बलि ले रहे हैं समाज में धक्के से सेट होने के लिए, उनको सेट करने के लिए। गड़बड़ है ये, बहुत बड़ी गड़बड़ है कि तुमको सेट होना है। क्यों सेट होना है यार? ये मिस्त्री है हमारा संधू, अगर कहीं पे जगह खाली हो तो ईंट ने छोल के साइज बराबर करके उसमें फिट करता है। और वही काम बच्चों के साथ कर रखा है हमने कि ना बेटा तने फिट होना है यार। अरे भैया वो है जो बना के रखा है परमात्मा ने, उसको जेन्युइनिटी बचाए रखना हमारा काम है। माँ बाप का काम बच्चे को अपने हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, नौकरियों के हिसाब से, पैसे जमीन जायदाद इज्जत बेइज्जती के हिसाब से तैयार नहीं करना। बच्चे का माँ बाप का काम उस बच्चे को ये इंश्योर करना है कि बच्चे जो तू है मैं तुझे वो भूलने ना दूं और तुझे वो बनाऊं जो तुझे परमात्मा ने बनाया, उसमें हेल्प करूं मैं। ये माँ बाप का काम है। हमारी समझ का लेवल ही नहीं है और हम परमात्मा से टक्कर लेने चलते हैं कि वो जो करेगा। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं, भीतर में बहुत गहरा दर्द है। वो जो बच्चों का दर्द है वो आर पार दिखता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या कर लेंगे ये बच्चे इतना पैकेज लेकर के। मेरे चंडीगढ़ के अंदर मैं जहां बाल कटवाता था, वो मेरा नाई मुझे बोलता है, वो उनको जानते हो? एक पड़ोस के बंदे का नाम लेकर बोला, मैं जान के नहीं बोल रहा। मैं कहा हाँ जानता हूं। बोला उनको कल निकाला उनके घर से। मैं कहा वही ना जो एक बार मेरे साथ बैठ के बाल कटवा रहा था, वो बता रहा था मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरी बेटी कनाडा में है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जब उस नाई ने मुझे कहानी बताई तो पता चला कि किसी तरह से पता नहीं क्या ठोकर लगी एक जने की, ठोकर लग के वो बेड में सिर लग गया, वो उसको उठाया नहीं गया। उसके पार्टनर ने, उसकी पत्नी ने उसे उठाने की कोशिश की, वो उठा नहीं, वो मर गया। वो एकदम से दहक लगी, वो पत्नी को हार्ट अटैक हो गया। दोनों मियाँ बीवी अंदर मर गई, मरे पड़े रहे। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद पड़ोसियों को जब बदबू आई तो पता चला कि यार ये दिख नहीं रहे। पुलिस को बुलाकर दरवाज़ा तोड़कर वीडियोग्राफी करके देखा तो अंदर सड़े पड़े थे। बच्चों से कांटेक्ट किया कि दाह संस्कार है, आ जाओ। बच्चे बोले अभी वीज़ा नहीं लग रहा है, अभी छुट्टी नहीं मिल रही है। वीडियो कॉल पर उनका दाह संस्कार किया। महीने भर के बाद वो दोनों बच्चे प्लान करके अपने माँ बाप की अंतिम क्रिया करने के लिए आए, और अंतिम क्रिया करके जो बाप था वो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे अफसर था, और जो माँ थी वो सीएमओ के लेवल पर डॉक्टर थी किसी टाइम पर। और वो दोनों के दोनों ने जितनी प्रॉपर्टी, जितने मकान, जितने फ्लैट, जितने किराए की दुकान बना रखी थी, दोनों दुकानों को बेच करके आधा आधा लेकर के बेटा फिर से अमेरिका चला गया, बेटी फिर कनाडा चली गई। ये बच्चे पाल रखे हमने हैं, ये बच्चे पाल रखे। बताओ, ये मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, हमको पैदा किया, खिलाया, बढ़ाया गांव से, और फिर कह दिया कि गांव में कुछ नहीं रखा है, हमको भगा दिया। अब लोग बाग पैसे दे करके हमारे पास पढ़ने आते हैं, और ये मेरे गांव के लोग बैठे हैं, ये मेरा फायदा नहीं उठा पाते। बताओ, इनमें इतनी समझ नहीं कि मेरा फायदा उठा लो यार, हैं? मतलब हम लोगों ने बचपन में खाया गांव का, सारे गांव का खाए हुए पड़े हैं जितने लोग हैं यहाँ पर आए हुए, है ना? और अब दे रहे हैं कमा कमा के शहर को। ऐसे गांव खोखले करते जा रहे हैं, खोखले करते जा रहे हैं, घरों को खोखले करते जा रहे हैं, परिवारों को खोखले करते जा रहे हैं।
टूटते जा रहे हैं, एक एक सिंगल कहां जा करके रुकेंगे। मतलब घरों में ये हाल हो गया, घर में 4 लोग हैं, 4 मोबाइल है, 4 कमरे हैं, नहीं तो एक ही कमरा तो 4 कोनों में, एक एक कोने में सारे घुसे पड़े हैं। और उन एक एक कोनों में कहां और आगे जगह नहीं मिल रही, नहीं तो दीवार के अंदर घुस करके घुस जाए वो। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उन कोनों से निकल करके यहां एक मंच पर एक गोलदारे में बिठाने की ये थोड़ी सी जरूरत हम लोग कर रहे हैं। ये हिम्मत जो हम कर रहे हैं, ये इस दम पर कर रहे हैं, इस समझ पर कर रहे हैं कि भैया नहीं बनेगी बात। जिस रास्ते चल रहे हो गलत रास्ता है, बदलना पड़ेगा। जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, रुकना पड़ेगा। एक बार रुक करके बैठ करके बात तो कर लो कि गलत है कि ठीक है। गलत है तो ठीक क्या है वो पता कर लो, और जो ठीक है उसको ठीक कौन करेगा ये पता कर लो। और कोई और उसको ठीक नहीं कर रहा तो खुद थोड़ा सा तो कर लो, थोड़ा सा तो कर लो। पूरा नहीं बदल सकते, जितना बदल सकते हो उतना तो बदल लो। ये इसलिए इस चर्चा के लिए यहां आप लोगों को बुलाया है। ये पर्पस ये नहीं है, हमने बिल्कुल दुनिया को दिखाने का पर्पस नहीं है। हमने आपको जो लोग देखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी पर, उन्हीं लोगों को हमने बुलाया। उन्हीं लोगों को हमने यहाँ कहा कि आओ देखो, कुछ लोगों ने काम किया है, अपने बच्चों पर किया है, अभी तो स्किल को डेवलप किया है, अभी तो थोड़ा थोड़ा डेवलप किया है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी इन बच्चों को बाय दो, देखो आपको कुछ बच्चे दिखाता हूँ मैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों पर काम किया। आइए बच्चों, आ जाओ, सारे आ जाओ, माइक दे दो भाई हमारे को। और देखो कुछ पेरेंट्स ने जब ये देखा, कांटेक्ट भी किया हमसे और बात करी। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इसको भी ऑन कर दो, मेरे वाले को। ये ऑन है क्या? हेलो हेलो, ये माइक अपने पास पकड़ लो। अच्छा, ये अपने लेके आइए। अभी इसको अभी तो देखो, ये दे दो मेरे को। ये हमने सबसे छोटे, वो कहाँ गया, एक और था। अच्छा कोई बात नहीं। ये हमने सबसे छोटे बच्चे इसलिए लिए आपके सामने, हम इसलिए लेकर के आए क्योंकि इतनी सी उम्र में इन्होंने जो काम किया है वो बहुत अद्भुत है। चारों तरफ फेस कर लो, एक उधर कर लो, एक उधर कर लो, एक उधर, है ना, 4 दिशाओं में। तुम इधर आ, ये माइक इधर इधर इधर, है ना। माइक कहाँ है दूसरा? नूर के पास। चलिए, ये मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ। इन बच्चों को की मेमोरी पे हमने कुछ काम किया था कि ये कितनी चीज़ें याद रख सकते हैं आंख बंद करके। एसोसिएशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, रिकॉग्निशन। और फिर जब ये थोड़ा सा काम, रोज का 15 मिनट जब हमने इनके ऊपर काम किया, हमने नहीं किया, सही बताऊं फिर गड़बड़ हो गई, इन्होंने खुद ही किया 15 मिनट का रोज। हमने सिर्फ गाइड किया कि कैसे करना है। तो अब ये इनका जो इमेजिनेशन का लेवल है और मेमोरी का जो लेवल है वो इस लेवल पर है कि आप इनसे 1000 तक के पहाड़े सुन लो, 100 तक की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 तक के पहाड़े सुन लो। आप इनसे जोड़ घटा गुना करवा लो, लंबी लिस्ट, मोबाइल निकाल लो, कैलकुलेटर में साथ के साथ बोलते जाएगी, बताते जाना ठीक है कि गलत है। सारी चीज, यानी अगर हम ऐसे करके बोलेंगे ना, बात ये नहीं है कि जोड़ घटा गुना कर रहे हैं, ये नहीं दिखाना हमने आपको। हमने क्या दिखाना है कि जो लाइन पहले, आप में से जिन्होंने इस पे प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, आप बिना कैलकुलेटर के करके देखना कि जो बात बोलेंगे वही जोड़ आप भी करना, सिंपल जोड़ बिल्कुल, वो करके देखना, आपको पता चलेगा कि आपको भी याद नहीं रहेगा जी। ये रैंडमली कहीं से भी किताब से आप उठा करके ये थोड़ा सा एक लिस्ट लंबी, कितनी याद रख लिया इसने कि ऊपर क्या था, नीचे क्या था, बाद में क्या था, जोड़ भी घटा भी बीच में ही मिक्स करके। बताइएगा, सारे बोल देंगे इकट्ठे? जब ये बोलेंगे ना सारे इकट्ठे बोलना बच्चों। तुम माइक में बोल देना। नूर, तुम्हारे पास माइक है, मैं दे दूंगा तुमको। दूसरा माइक कहाँ है? चलो, आप ये माइक से बोलोगे, इनके दोनों के आगे कर देना, मैं दोनों के आगे कर दूंगा, है ना। तुम इधर कर लो थोड़ा।
आप बोलो माइक से। 7, 5, less 8, less 1, 7, 8, less 6, 4, 1, 8. आंसर 25 कर पाए हैं सारे? आपको ध्यान रहा क्या क्या बोला? 25 करेक्ट है इधर। आंसर पता बस 25 है। ये एक्चुअली क्या था कि ये नंबर अगर लेस 5 का मतलब -5, यानी माइनस कर दो फिर जोड़ दो फिर घटा दो फिर जोड़ दो फिर घटा दो, इनको ये कर रहा है। थोड़ा सा एक बार और बताओ। नेक्स्ट है 54, less 4, less 9, 90, 6, 17, less 1, 37, 36, 5. आंसर 231 231 231 करेक्ट है। आपका कितना? आपका बोलो ना फिर। आपने कैलकुलेटर पे किसी ने किया चेक? माइनस प्लस? अरे कर तो लो। स्पीड से होगा इसका ना, फुल स्पीड से। चलो दोबारा से करो। 10, 23, less 5, 9, 46. आंसर 93 83 करेक्ट है। 83 करेक्ट है। गुड, कोई ना। गुड गुड, कोई चक्कर नहीं, गलती से कोई टेंशन नहीं। चलो 6, 9, less 10, 5, 47. 57। थोड़ा लंबा बोलो एक बारी, देखते हैं। और थोड़ा लंबा लंबा। आप कैलकुलेटर निकाल लो अब की बार। स्टार्ट 1, 63, 3, 79, 73, 2, 92, 10, 2. आंसर 316 315. 315। इनका कितना? 315. 315 इज द राइट आंसर। 316 से एक नंबर गलत हो गया भाई, छोरे पे पढ़। ये पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं इतनी ऑडियंस के सामने, कर रहे हैं अभी। ठीक है? नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ। हाँ जी, निष्का 78 into 8. 624 6 to 4 78 अट्ठावन पूछा था, 78 अट्ठे पूछा था। 78 into 8 78 अट्ठे। इग्नोर कर लेगी, इग्नोर। 78 multiplied by 55. 4290 आई थिंक कैलकुलेटर पे कर सकते हो इसको, तो ना भी आप। ठीक है, चेक कर लिए। नेक्स्ट 2 अक्षर की 2 अक्षर से। 84 into 44. 3696 इज करेक्ट? ये करेक्ट है। 3696। शी इज ओनली इन क्लास 3rd ना, ये तीसरी क्लास में है खाली। 3rd क्लास का बच्चा है ये। और 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट। वो ओरली होगा, वैसे तो कर लेंगे। हाँ। कर लोगे आप? हाँ, इग्नोर आपने भी करना बेटा। आ जा तू भी इधर। 785 into 55. 43175। इज इट राइट? करेक्ट है ये? सही है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, सही है। 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट था ये, यानी एक्चुअली ये देख के होता है वैसे तो, पर ये कर पाते हैं क्योंकि मैं इनको करवा देती हूँ ओरल भी। ये एक्चुअली लिखा हो सामने तो बड़ा आराम से कर सकते हैं। यदि इन बच्चों को, मैंने ये टेस्ट किया था और इसमें ये कई बार हजार रुपए की शर्त जीत चुके हैं। अगर इन बच्चों को एक पेपर लेके दे दिया जाए और दूसरे बंदे को कैलकुलेटर लेके दे दिया जाए, तो कैलकुलेटर वाला बंदा अगर 100 सेकंड में करता है तो ये बच्चे 70 सेकंड में करते हैं, कैलकुलेटर से फास्ट है। चलिए बेटा, वेरी गुड, वेल डन। अभी इन बच्चों की आर्ट आपको ने बाहर लगा रखी है ना? 8 दिखाना कि आप ये इग्नोर के देखो। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ इनको फ्रीडम दी गई और आज इनकी आर्ट बाहर गैलरी में एग्जीबिशन में है। और एग्जीबिशन में आप लोगों के लिए, अगर कोई आदमी अपने घर के लिए सजाने के लिए लेके जाना चाहता है तो इनसे खरीद भी सकता है। ये बेचने के लिए भी लाए हैं अपनी, ताकि पता लगे कि अपना किया हुआ आदमी कुछ भी करे वो वेस्टेज नहीं होता है। इनको हौसला देने के लिए। क्या नाम जी अपना?
लो जी 2000 रुपये इन बच्चों के लिए इनाम आया है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी आप चारों बच्चों के लिए। तो बच्चों की स्किल पे काम करते हैं। जिन बच्चों को मैं टेस्ट करता था, मैं देखता था कि इन बच्चों के पास ये वाली स्किल है, तो मैं बोलता था उनके पेरेंट्स को कि एक बार ना मैम से मिलो और इनसे बात करके देखो ये इनको कुछ कर सकती है क्या। और उसी पार्ट पे काम करने का प्लान किया, तो तब इनके पास मैं भेजने लगा। कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई हमने पैम्फलेट बैनर आज तक जिंदगी में नहीं छपवाया। और वर्ड ऑफ माउथ से जो बच्चों की जिंदगी में अद्भुत चेंज आया, उसका ही फायदा शायद हम लोगों को यह मिला कि हमारे बच्चे को हमें कभी भी ये कहना नहीं पड़ा कि तुम पढ़ाई कर लो। 7 साल की उम्र में उसने 10वीं तक का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करके रख दिया था साइड में, ये तो हो गया है, तो कुछ भी नहीं है। 7 साल की उम्र में, जब वो दूसरी क्लास में पढ़ता था। 5वीं क्लास की उम्र में तो 5वीं 10वीं वालों को पढ़ा दिया करता था वो। इस लेवल पे डेवलपमेंट हो जाती है यदि हम थोड़ा सा एफर्ट करें। कुछ नहीं, इन बच्चों पे बहुत ज़्यादा माँ बाप ने कुछ भी काम नहीं किया हुआ। अब सोच कर देखो, यदि आपके गांव में मैं 20 या 30 लोग ऐसे तैयार कर दूं जो आपके बच्चे की हर स्किल पर काम कर रहे हो, और हर बच्चे की स्किल पर काम कर, हर बच्चे की। क्योंकि हमारी जनता सरकार मोर्चा का मोटिव क्या है, हमारा मकसद एक है कि आप गांव के गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, और आप चाहे उससे चिढ़ते भी हो, उसके भी बच्चे को नहीं छोड़ना है। 100% बच्चों को कवर करने के लिए अगर आप आते हो तो आप जनता सरकार मोर्चे की उस फैमिली का हिस्सा हो, अगर आपकी सोच 100% पे है। अदरवाइज आप उस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकते। समाज के एक भी व्यक्ति से अगर आपको चिढ़ है, यदि आप एक भी व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हो, बहुत से लोग आज हमारे साथ नहीं हैं, मतलब जो लोग कभी शुरू किया था वो आज हमारे साथ नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि उनसे हम चिढ़ते हैं या उनसे हम साथ काम नहीं कर सकते। उनका काम करने का तरीका अलग है, वो ऐसे इस रास्ते चलकर पहुंचना चाहते हैं, हम इस रास्ते, तो हम कहते हैं आप उधर से आइए, हम उधर से आइए। हमने गांव का एक भी आदमी नहीं छोड़ना है। गलती से हमसे छूट गया तो आप कवर कर देना, आपसे छूट गया तो हम। इस तरह हम समाज के पूरक बन के अलग होकर काम करें, जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है ना। आइडिया लेना इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने ये प्लान किया है कि जो 1000 लोगों की फैमिली हमारी बनेगी, और इवन आप लोग अगर अभी तक उस फैमिली का हिस्सा नहीं हो तो भी आपके लिए ये ऑफर ओपन है। हम लोग अपने इस सिस्टम का जो हमने ये बनाया है, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, हम 1000 के 1000 फैमिली मेंबर्स की लेडीज को ये चीज सिखाना चाहते हैं कि आप इस चीज को सीख करके अपने गांव में चालू कीजिए। आसपास के पड़ोसी के बच्चों को बताना, अपने बच्चों पर काम करना, और इसको हम लोग एक बिजनेस मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं। बिजनेस मॉडल ठीक रहेगा, गलत रहेगा? बिजनेस ये रहेगा कि 1000 के 1000 लोग अपनी अपनी जो बच्चों की जो अम्मा है उनको सिखाएंगे, उनको बच्चों पे काम करना आएगा, बच्चे समझ में आएंगे, पड़ोसियों पर काम होगा, उससे आमदनी होगी। उस आमदनी से जनता, मतलब देवेंद्र बलहारा और पूनम बलहारा को एक सिंगल रुपया नहीं चाहिए, लेकिन उसकी आमदनी का 20% रुपया समाज के काम पर जनता सरकार मोर्चा में डोनेशन देना है। बस इतना सा बिजनेस है हमारा। 1 रुपया मैंने नहीं लेना, 1 रुपया इसने नहीं लेना, क्योंकि हम इस चीज से बाहर जा लिए। पॉसिबल है अपने अपने गांव में कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको ये कह रही थी सर की ट्रेनिंग ले लेती, वो सर मुझे ही कह रही थी असल में। आपको समझ में नहीं आया किसको कह रही थी ये? वो ट्रेनिंग कौन सी है? बच्चों का टैलेंट पता करने की, बच्चों का दिमाग पता करने की, उनकी सोचने की तरीका पता करने की, उनका सीखने का तरीका पता करने की, उनका जीवन कहाँ खुशहाल रहेगा ये कैसे पता चलेगा, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, उसकी ट्रेनिंग थी ये। और उसी ट्रेनिंग के लिए हम लोग ये कर रहे थे। पर एवरीथिंग वर्थ एडमायरिंग टेक्स टाइम। कुछ भी अच्छा बनना है समय लगता है। 14 साल 14 ईयर्स याद कर लीजिए, कम से कम 14 साल। रावण का वध करने में राम को 14 साल लगे। 14 साल का वनवास था ना, वहीं तक वध के लिए ही वनवास हुआ होगा, ठीक है ना। पांडवों को कौरवों का वध करने के लिए 12 साल का वनवास, फिर अज्ञातवास और फिर 1 साल।
14 साल लगे थे कि नहीं लगे थे? गांधी जी 14 साल तक देश में पूरा घूमने के बाद अपनी यात्रा शुरू की। विनोबा भावे 14 साल यात्रा करने के बाद, 14 साल की तपस्या के बाद भूदान आंदोलन शुरू किया। कोई भी जनरेशन, अगली सोच जब भी समाज में एक्सेप्टेबल होती है उसके लिए 14 साल लगते हैं। 14 साल से पहले अगर आपको बदलाव की उम्मीद है तो आप मेरी तरह मूर्ख हैं। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो फिर आपको 14 साल तक कॉन्टिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है। और हम किसान के बच्चे हैं, मैं किसान का बेटा हूं मूल रूप से। और किसान की खासियत क्या है? किसान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है उस परमपिता परमेश्वर के काम करने के तरीके पर। उसी तरह से मैं भरोसा करता हूं बीज बोने पर। किसान जैसे बीज बो करके अगले दिन उस बीज को खुरेद कर नहीं देखता कि देखते हैं इसके अंदर क्या बदलाव हुआ। बीज डालने के बाद वो उसके ऊपर मिट्टी ढक देता है और वो बीज के अंदर क्या हो रहा होता है वो उसके ऊपर छोड़ देता है। जिस बीज में जान होती है, जो बीज में जान नहीं है, वो तय अपने आप करता है किसके अंदर क्या घटित होता है। वो छोटा सा बीज है और ऊपर मिट्टी है उसके ऊपर, और कई बार तो बहुत गहरा चला जाता है वो बीज। उसके बावजूद भी एक दिन उस बीज के अंदर जबरदस्त विस्फोट होता है और वो धरती का सीना चीर कर बाहर निकलता है। वो नरम सी उसकी वो होती है। अगर उसकी कोप को देखोगे ना, अंकुरित उस पौधे को, बिल्कुल नरम होती है और हमें यकीन नहीं होता कि ये जमीन को चीर करके कैसे बाहर निकल आया। परंतु बीज ये काम करता है। 9 साल हमें हो गए हैं बोलते हुए। यहां सुमित भाई बैठे हैं, 2017 में पहली बार मिला था। यही बात तब कर रहा था, यही बात आज कर रहा हूं। और सही बात, सेम बात 6 साल और मैंने प्लान किया है। यही बात करेंगे इसी इंटेंसिटी के साथ। चाहे 4 लोग आए, चाहे 40 लोग आए, जिनको जल्दी है वो चले जाए और जिनको 14 साल इंतजार करना हो वो साथ रह जाए। बदलाव तो होगा, ये विस्फोट तो होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। 14 साल, 9 साल हो गए हैं, 6 साल और बाकी है और हम तैयार हैं इसके लिए। 6 साल और कॉन्टिन्यूसली बोलते जाएंगे, बीज बोते जाएंगे। ये बीज अचानक एक पेड़ कहीं लगा देंगे। कुछ लोगों ने कहा एक एक्सपीरियंस कर, अरे मेरी जरूरत ही नहीं है भाई, अगर मैं करूंगा तो लोगों को लगेगा देवेंद्र कर सकता है। आप करके देखो, आप अपने घर में कर सकते हो, आप अपने पड़ोस में कर सकते हो। करने के लिए आपको तो रेडीमेड चाहिए ना, वो नहीं दूंगा, रेडीमेड नहीं मिलेगा। यहां करने के लिए तैयार। और बच्चे को भी रेडीमेड नहीं देना है। ये पेरेंटिंग सेमिनार है। जितना संघर्ष दोगे, जितना मिट्टी में दबाओगे उसको, जितनी उसको नमी दोगे, जितना उसको माहौल दोगे, उतना ही खूबसूरत पौधा बनेगा। अगर अंडे में से जब बच्चा निकलता है ना, उस वक्त अगर मदद करके अंडे को तोड़ दिया जाए तो बच्चा मर जाएगा। बच्चा नहीं हो सकता, अपने आप टूटने दो। अगर आपकी जिनके घरों में पशुधन है, अगर गाय भैंस ब्याह रही होती है तो हम लोग कोशिश नहीं करते हैं कि उसको मदद करें, उसको प्रजनन में, कटड़ा बच्चा होने में, वो अपने आप हो जाता है। यानी प्रोसेस क्या है? ये बदलाव तो होना है और ये सबको पता है। दिक्कत क्या है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बदलाव उल्टी दिशा में चला जाएगा, और यदि सामूहिक प्रयास करेंगे तो बदलाव बेहतर दिशा में हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बदलाव उल्टा हो जाए, कहीं हम लोग फिर से दोबारा से शरणार्थी ना बन जाएं। क्योंकि आपके गांव की हालत ये हो चुकी है। मैं आपको आपकी हालत बता देता हूं प्रेजेंट दौर में, जो आपकी हालत है। और अगर नहीं है तो पड़ोस में जाकर अपने गांव के लोगों से पूछ लेना। जो आपकी सामूहिक जमीन है, जो आपके बाप दादाओं ने कभी सामूहिक काम करने के लिए छोड़ी थी, अस्पताल की, श्यामलात की, सचिवालय की, जोहड़ की, तालाब की, बणी की, गौचरान की, या गलियों की, या मंदिरों की, या चौपालों की, या किसी भी चीज के लिए सामूहिक काम के लिए छोड़ी थी, वो सारी जमीन केंद्र सरकार में बैठे गुंडों ने अपने नाम कर ली है। जमीन सारी जा चुकी है। जो आपकी व्यक्तिगत जमीन है, गांव में 99% से ज्यादा लोगों की व्यक्तिगत जमीन के ऊपर क्रेडिट कार्ड लेकर के उनकी सारी जमीन बैंकों में नीलाम पड़ी है।
और किसी के पास भी उस पेमेंट को चुकाने का पैसा नहीं है। कमाल की बात यह है, एक घर के 5 टुकड़े हो चुके हैं। 5 टुकड़े होने से 5 घर बनाने पड़ेंगे, 5 कारें लेनी पड़ेंगी, 5 मोटरसाइकिल लेनी पड़ेंगी, 5 बाथरूम बनाने पड़ेंगे, 5 जगह टाइलें, 5 जगह काम, हर चीज 5 करनी पड़ेगी। यानी एक आदमी जो एक खर्चे से काम चला सकता है 5 खर्चे कर रहा है। हम 5 गुना गरीब हो रहे हैं रेगुलरली। और गांव के अंदर उत्पादन शून्य है, शून्य। गांव का आदमी उपभोक्ता होकर के रह गया है और उस उपभोक्तापन के चक्कर में वो अपना पूरा गांव, हम सारे लोग कमा कमा कर कंपनियों की जेब भरते जा रहे हैं, जेब भरते जा रहे हैं। इस तरह से हम सब लोग खाली होते जा रहे हैं। ये सिचुएशन है आज हमारी। एक दिन हम सबको कंगला होना तय है, क्योंकि हम सब लोग अपना अपना करके आपस में नहीं दे रहे हैं। यदि हमने ये व्यवस्था नहीं बनाई कि इनकी जेब से निकला पैसा इनकी जेब में जाए, इनकी जेब से निकला इनकी जेब में, इनकी जेब में, इनकी जेब में, यानी हमारे गांव में अगर उत्पादन होता है और उसका लाभ गांव के ही व्यक्ति को होता है तो गांव मजबूत बनेगा। परंतु यदि गांव का पैसा बाहर कंपनियों को जाता रहेगा, गांव खोखला हो जाएगा। इस खोखला होते समाज को बचाने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिनको ये बात समझ में आ गई है कि हमको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। सिस्टम में बैठा कोई व्यक्ति नहीं करेगा। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट है कर्जा। हर व्यक्ति गर्दन नीची करके चलता है, ऊपर नहीं उठा पाता, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं क्या करूंगा। और कर्जे से मुक्त होने के बाद का रास्ता, पूरे गांव के पास कर्जे से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतनी लंबी रिसर्च के बाद हमने एक किताब भी लिखी थी। पिछले सेमिनार में हमने उसका अनावरण किया था, बहुत लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। बहुत लोगों की उस किताब की वजह से बहुत लोगों के, यानी हज़ारों की संख्या में लोगों के घर बचे नीलाम होने से। लोगों के घरों के ताले टूटे, 6-6 महीने से घरों से बाहर रह रहे थे, अपने घरों पे कब्जा लिया और पूरा सिस्टम उन लोगों ने अपने आप से संभाला। अब कर्जे से मुक्त होने के बाद ग्राम स्वराज के इस संकल्प को दोहराने के लिए और ग्राम स्वराज की इस कल्पना को साकार रूप देने के लिए हमने एक और किताब का विमोचन करने की सोची, एक और किताब लिखी है। हमने वो किताब लिखी है, उसमें क्या दिया हुआ है कि आपका ग्राम स्वराज का ये सपना कैसे पूरा होगा। ये जो बात हम कह रहे हैं सामूहिक प्रयास कैसे होगा, हमें किन किन चीज़ों को समझना होगा, ग्राम सभा का क्या रोल रहेगा, इस पे जानने के लिए आपको किन चीज़ों को उससे पहले जानना होगा और कौन सी चीज़ें उसके बाद जाननी होंगी। और वो किताब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी चिंगारी बनने की दिशा में काम करेगी जिससे ये जो लूटपाट की जो व्यवस्था बनी हुई है, इस लूटपाट की व्यवस्था को हम सब लोग मिलकर उखाड़ फेंकें और अपने गांव को मजबूत करें। इस दिशा में एक किताब का विमोचन यहाँ पर ड्यू था, जो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जितने हमारे सुपर टीम लीडर्स हैं, आप लोग जहाँ जहाँ से आए हैं, आपने अटेंडेंस दे दी होगी अपने स्कैनर पर, जिसने नहीं दी होगी वो दे देंगे। ऊपर ये स्पेशल टीम लीडर्स हमारे हैं, सुपर टीम लीडर्स, ये 30 लीडर्स हैं। भारत के हर जिले से, भारत के हर स्टेट से, किसी भी स्टेट से आप आए हो, आप अपने स्टेट के बंदे का नंबर यहाँ से नोट कर सकते हो। आप जिस जिले से आए हो हरियाणा के, आप अपने ज़िले के बंदे का नंबर यहाँ से नोट कर सकते हो। और इसको पूरा जूम करके आप सब लोग दिखा भी देंगे कि सब लोगों को, कि आने वाले समय में कोई वीडियो अगर आएगी तो आप सबके सामने उनके नंबर भी हो जाएंगे। नंबर बहुत आसान है, हमने लिया है। अपने से अलग किसी दूसरे ज़िले के व्यक्ति को आप संपर्क ना करें, बढ़िया रहेगा। इमरजेंसी हो बात अलग है। नंबर इतने आसान लिए हैं हमने, लास्ट में 801, 802, 803, 804, 805, 806, 830 तक हैं। 30 लोग हैं, 30 लोग टीम के, और ये एक 30 लोगों के पास 30 लोगों की टीम है। ये जो 1000 लोग हमने पहले बोले हैं ना, ये 30 लोग, एक आदमी के पास फिर 30 लोग, तो पूरा 30 × 30। हमने ये प्लान इसलिए किया है, मान लो आप कोई बिजनेस करते हो, 30 परिवार यदि आपके परमानेंट कस्टमर हैं, आप भूखे नहीं मर सकते? नहीं मर सकते ना? हाँ जी बताइए। 30 परिवार अगर परमानेंट कस्टमर हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, आप लोग कभी भी पीछे नहीं हट सकते। तो आपको 30 का परिवार हमने दे दिया।
30 परिवार में से एक आदमी गड़बड़ करता है, निकाल बाहर करो। जैसे इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है, आपका कलेक्टर जो है वो बेईमान आ गया, आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, उन्होंने कलेक्टर का तबादला कर दिया, आप खुश हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता अगले वाला भी बेईमान ही है, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था बना रखी है, इसलिए कुछ नहीं बदल रहा। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था से व्यवस्था लड़ेगी, व्यक्ति से व्यक्ति लड़ेगा, घोड़े वाले से घोड़े वाला, हाथी वाले से हाथी वाला, पैदल से पैदल वाला, तीर से तीर वाला, तो व्यवस्था से व्यवस्था लड़ेगी। हम एक व्यवस्था बना रहे हैं ईमानदार लोगों की कि भैया एक आदमी को 30 ईमानदार लोग मिल गए हैं, अपना बिजनेस चलाओ 30 लोग मिल करके, बाहर जाना है बाहर आओ, ये प्लेटफॉर्म पड़ा इतना सारा। यदि आप समाज के भले के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, कोई कमीशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई रुपया नहीं, आप आओ और समाज को बताओ कि हम ये बेहतर कर रहे हैं। जो आप बेहतर करते आओगे दुनिया के सामने हम उनकी बात रखेंगे ही रखेंगे। हमें क्या दिक्कत है भाई? अगर आपका फायदा हो रहा है, शुभ लाभ जिसको हम कहते हैं, यानी कि बेचने वाले का भी फायदा, बनाने वाले का भी फायदा, प्रकृति का भी फायदा, यूज करने वाले का भी फायदा, तो फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है? क्यों जी? प्रकृति का नुकसान ना हो बनाने में, गांव को खोखला ना करता हो, यूज करने वाले का कोई नुकसान ना हो, तो आप शुभ लाभ कमाइए ना, और शुभ लाभ कमा करके उसको समाज के ऊपर इस्तेमाल कीजिए, अपने गांव पर लगाइए, अपने गांव को अपने साथ लगाइए। आज व्यवस्था ये है कि हमें लगता है कि सिर्फ बेईमान लोगों का साथ देने वाले लोग हैं, ईमानदार लोगों का साथ देने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए ये हमने 1000 की फैमिली का कॉन्सेप्ट बनाया है कि आज तक अगर आप 23 मार्च 2026 की तारीख में इस मोर्चे से जुड़े हो, आज तक आपने जितना अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु यदि इस फैमिली में शामिल होना है, आज उस सारे कचरे को बाहर फेंककर आज भी अगर आप अच्छाई के उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, तो जनता सरकार मोर्चा के इस परिवार में आपका स्वागत रहेगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज को देखे।